हेलो 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 हेलो, कैसे हो सब लोग? कैसे हो सब लोग भाई? कैसे हो? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हैं मेरे सारे अर्जुनास? हाँ, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? बहुत बढ़िया, शानदार। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुड गुड गुड, सब बढ़िया। शानदार तरीके से पढ़ाई लिखाई चल रही है। और अब 3 साल बेमिसाल हो चुके हैं, तो तुम भी अब शानदार तरीके से पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ भाई। ठीक है। आ, इस चैप्टर में हम लोगों ने 3 क्लास कर लिया है, तो अब 3 क्लासेस में जो चीज़ें करी हैं लास्ट वीक की, वो सब कुछ याद है क्या? मुझे भरोसा है कि कुछ लोगों को कम याद होगा, लेकिन हाँ, हम लोग जल्दी से जल्दी आराम से देखेंगे कि हाँ, इस चैप्टर में क्या क्या हो रहा है। एक सिंपल चीज़। हाँ, गुड इवनिंग भाई, बढ़िया। लास्ट क्लास में जो हमने किया हुआ है वो सब कुछ इस चैप्टर में अभी तक हम कहाँ तक आ चुके हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में फटाफट कहानी अब तक क्या हुई है, कहानी अब तक क्या हुई है वो सब कुछ डिस्कस कर लेते और देखते हैं कहानी अब तक क्या हुई है वो सब कुछ डिस्कस कर लेते। मैंने बोला था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में स्टार्ट करेंगे, और एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में बेटा फटाफट रिवीजन स्टार्ट कर लो, साथ साथ में रिवीजन स्टार्ट कर लेते। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें, बहुत सारी थ्योरी खत्म करी थी, बहुत सारी चीजें और बहुत सारी थ्योरी पढ़ी थी। कौन कौन सी? तो पहले पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा था। और इसके अंदर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे, इसके अंदर देखोगे कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे। हम लोगों ने पढ़े थे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, हमने पढ़ा था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, इसमें कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था। फिर हम लोगों ने एक सर स्पेसिफिक चार्ज के लिए एक्सपेरिमेंट किया था, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला था, उसका एक्सपेरिमेंट किया हुआ था, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन उसका एक्सपेरिमेंट किया था। एंड लास्ट में हमने क्या किया था? मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था। ये सब कुछ हमने फिनिश किया था इस चैप्टर में। इस टॉपिक के अंदर हमने 3 चीजें करी थी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर हमने ये स्टार्ट किया था स्पेसिफिक चार्ज, फिर मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। फिर हम लोग कहां पे आए? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पे आए, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पे आए। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भैया कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन का अपोजिट जाना था। और यहां पे याद करो, यहां पे हम लोगों ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? एनोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट। यहां पे सर ये पॉजिटिव चार्ज वाला था और इसके केस में टेंशन नहीं थी। एंड लास्ट वन हमने क्या करा था? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में अगर हम बात करें तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में क्या होगा सर? यहाँ पे चैडविक भाई साहब ने क्या किया था? चैडविक ने क्या किया था? अल्फा रेडिएशंस हिट करी थी, अल्फा रेज बनाई थी, हिट ऑन, बम्बार्डेड ऑन। अल्फा रेज कहाँ बम्बार्ड की थी? बम्बार्डेड ऑन बेरिलियम, बेरिलियम के ऊपर बम्बार्ड कर दी थी। तो हमने पहला टॉपिक जो था इसका फिनिश कर लिया था, पहला टॉपिक इसका फिनिश कर लिया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर का, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब हम लोग आए हैं कहां पे? हम लोग आ रहे हैं, आज हम लोग देख रहे हैं, लास्ट क्लास से हमने देखना शुरू किया है एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल्स में बात करोगे तो एटॉमिक मॉडल्स में सबसे पहले हमने जो देखा था वो क्या देखा था? थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल में सब लोगों ने देखा था कि सर वाटरमेलन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, ये सारे मॉडल्स की बात की गई थी। इसके मेरिट्स क्या थे, डिमेरिट्स क्या थे, ये सब कुछ हमने याद किया था, सब कुछ हमने रिवाइज किया था। बेटा बहुत जल्दी अभी आपका ये चैप्टर जब फिनिश होगा तो मूल कॉन्सेप्ट का डीपीपी का सॉल्यूशन प्लस रिवीजन, एटॉमिक स्ट्रक्चर का डीपीपी का सॉल्यूशन प्लस रिवीजन, सब कुछ आने वाला है आपके साथ साथ। एनसीईआरटी का डिस्कशन भी आपको डाल दिया जाएगा, सो डोंट वरी। ओके, ये देखना सर अल्फा रेज, उसके बाद थॉमसन मॉडल के बाद हम लोग कहां चले गए? एक्सरे डिस्कवर हुआ, थॉमसन रे के बाद एक्सरे की डिस्कवरी हुई। और एक्सरे की डिस्कवरी होने के साथ साथ, एक्सरे की डिस्कवरी के साथ साथ हमारे पास अल्फा, बीटा एंड गामा रेज की डिस्कवरी हो गई, अल्फा बीटा एंड गामा रेज आ गए। उसके बाद हम लोग आ गए थे सर, हमने स्टार्ट किया था रदरफोर्ड मॉडल को। सर अपनी अपनी कॉपी में देखोगे तो यही सीक्वेंस हम लोग फॉलो कर रहे थे। और रदरफोर्ड के मॉडल को हमने देखा था कि रदरफोर्ड के मॉडल में, रदरफोर्ड के मॉडल में क्या होता है कि रदरफोर्ड के मॉडल से सर इसका सारा ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था। और यहां से हम लोगों ने सारे के सारे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था और यहां से हमने ऑब्जर्वेशन निकाला, फिर इसका ड्रॉबैक निकाल दिया था। बेचारा रदरफोर्ड भी आया और फेल होकर चला गया था, रदरफोर्ड भी आया और फेल होकर चला गया था। इसको उंगली किसने करी थी? मैक्सवेल ने। इसको उंगली किसने करी थी? मैक्सवेल ने। और मैक्सवेल ने एक बात
बोली थी बेटा, प्लीज अपना चैट सेक्शन बंद रखना बेटा, प्लीज ट्राई करना, जब बोला जाए तभी चैट सेक्शन ओपन करना, ठीक है। मैक्सवेल ने अपने पास क्या बोला कि सर कोई भी अगर इलेक्ट्रिक चार्ज है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, याद करो हमने पहले वेव्स पढ़ा था लास्ट क्लास में, वेव्स क्या पढ़ा था कि सर कोई भी रेडिएशन वेव्स हैं, अगर कोई वेव ऐसे जा रही है, अगर कोई वेव ऐसे जा रही है तो सर यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वेवलेंथ बोल देते हैं। और अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी ये सब कुछ हमने रिपीट किया था। फ्रीक्वेंसी इज नथिंग नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड की बात करी थी। फिर हमने टाइम पीरियड की बात करी थी, टाइम पीरियड की बात करी थी, दैट इज नथिंग 1 फ्रीक्वेंसी की बात की गई थी, 1 फ्रीक्वेंसी की बात की गई थी। फिर हम लोगों ने ये वेव नंबर देखा था, वेव नंबर फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम पीरियड को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। वेव नंबर की बात करी गई थी, वेव नंबर को सर न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दैट इज व्हाट 1/λ। और लास्ट में हम लोगों ने एक चीज निकाली थी कि सर वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होता है सर, दैट इज फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। ये हमने बेसिक बातें कर ली थी। वेव्स हमने पढ़ा था कि सर वेव्स में फ्रीक्वेंसी होती है जिसका यूनिट होता है हर्ट्ज होता है, यूनिट होता है हर्ट्ज या फिर सेकंड इनवर्स हो जाता है सर, टाइम पीरियड सेकंड हो जाता है, वेव नंबर 1/मीटर 1/सेंटीमीटर होगा। ये छोटी छोटी चीजें हमने कर ली थी। तो ये सारा कुछ हमने लास्ट क्लास में किया हुआ था और यहीं पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में मैंने पहले बताया था लास्ट क्लास से पहले कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डेविएट ना हो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डेविएट ना हो। भाई साहब ये देख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डेविएट ना हो, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से जो डेविएशन ना करे उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोल देते थे। और उसकी जो स्पीड होती है वो किसके इक्वल होती है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। और यहां पे मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, C इज इक्वल्स टू न्यू इनटू लैम्डा या फिर न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। याद करो ये सब कुछ हमने लास्ट वीक में किया था, लास्ट वीक में हमने कर रखा था। ओके ये सब कुछ हमने लास्ट वीक में कर रखा था। ओके हाँ भाई, CSK अपने पास जीत गई है। धोनी जी से सीखिए और ये मोटिवेशन लीजिए कि जो टीम लास्ट टाइम पे सर नंबर 9 पे थी वो टीम आज विनर है। इसका मतलब क्या है कि जरूरी नहीं कि सर आपका लास्ट वीक अच्छा है तो ये वीक अच्छा होगा, या आपका ये वीक अच्छा है तो अगला वीक अच्छा होगा। तो ट्राई करो, ट्राई करो भाई, जितना ज्यादा हो सकता है ये सब चीजें रिवाइज करके आइए ताकि चीजें आसान हो। याद करो हम लोगों ने कुछ चीजें फॉलो करी थी। हाँ बेटा जब इनऑर्गेनिक शुरू होगा तो बोलेगा कि और फिजिकल शुरू कब होगा, ठीक है ना। अपने को सिंपल चीज है, जो चल रहा है वो चलता रहे, ठीक है ना थोड़ा। हाँ सर, यस सर, जो टीम जीतती है उसको हम लोग सपोर्ट करते हैं। इनऑर्गेनिक आएगा बेटा इस चैप्टर के बाद, इनऑर्गेनिक आएगा, तब तक पढ़ ले, ठीक है। हाँ तो अपने को क्या करना है, सिंपल सी चीजें हमने उन्हें रिवाइज करी हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में, EM वेव्स के बारे में, और हम लोग लास्ट क्लास तक यहां तक आ चुके थे। ओके चलो ये देखना अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बेसिक बातें हमने याद करी थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। ये छोटी छोटी चीजें हमने रेडिएशंस में याद करी थी कि ये किसके स्पीड से चलती हैं, लाइट के स्पीड से चलती हैं। इनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं सर, इनका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, पैरेलल होता है। ऑलरेडी मैंने ये बता दिया है, ऑलरेडी मैंने ये सब बता रखा है कि आपको लास्ट क्लास में ये सब कुछ बता दिया था कि ये देख लो अपने पास, अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इधर मैग्नेटिक फील्ड है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन चलता है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस डायरेक्शन में कौन चलता है, EM वेव्स चलती हैं। ये सब कुछ हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। हमने ये पढ़ लिया था कि EM वेव्स की स्पीड जो होती है वो लाइट के स्पीड के इक्वल होती है। किसी का भी लैम्डा निकालना है C/ν या ν इज इक्वल्स टू C/λ। ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके थे। हमने ये पढ़ लिया था कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। हमने लास्ट क्लास में ये भी पढ़ा था कि भैया अगर तू फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा, याद करो हमने फ्रीक्वेंसी का पढ़ा था कि सर जो FM चैनल्स होते हैं और जो AM चैनल्स होते हैं, जो FM चैनल्स होते हैं और जो AM चैनल्स होते हैं,
एफएम वाले क्या होते हैं, पार्टिकुलर सिटी के होते हैं। एएम वाले क्या होते हैं, पार्टिकुलर कंट्री के भी हो सकते हैं। तो एफएम और एएम चैनल्स में अपने पास ध्यान रखना, एफएम और एएम चैनल्स का, कि सर जिसका भी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम। यहाँ तक हमने सब कुछ फिनिश कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन कौन सी होती हैं, किस तरह की होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा, एक सब लोग स्पेक्ट्रम पढ़ चुके हो शायद, विवग्योर सबने पढ़ा हुआ है, विवग्योर सबने पढ़ा है। ये लास्ट क्लास तक की कहानी थी जो मैं रिवाइज करा के लेके आ रहा हूं आपको। अब आज क्या क्या पढ़ने वाला है, आज अपने पास बहुत शानदार चीजें आने वाली, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली हैं। तो प्लीज बेटा कान खोल के रखिएगा और दिमाग सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के ऊपर, और फोकस पूरा मोबाइल के ऊपर। चैट्स पे बंद करके रखिएगा, क्योंकि चैट्स में जब बोला जाए तभी आपको चैट्स ऑन करना है। आज केबीडी नहीं है, क्योंकि आज के पास कल केबीडी, मतलब सैटरडे, आज तो बहुत दिनों बाद मिलने, तो मुझे रिवीजन कराना था, कल आपके लिए केबीडी जरूर आएगा। ओके चलो, कौन बनेगा डॉक्टर, कल खेलना शुरू करेंगे। पहले आज देखते हैं मेरे पास क्या आया। मुझे कुछ बेसिक चीजें बता दी गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा, सब लोग 10th क्लास में एक चीज पढ़ा होगा, सबने एक 10th में क्लास में एक चीज पढ़ा होगा। एक हम लोगों ने पढ़ा है कि सर ये क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते थे, कि सर ये विवग्योर होता है। ये क्या है, व्हाइट लाइट के अंदर देखेंगे तो ये 7 कलर्स अपने को मिल जाते हैं। इन 7 कलर्स के बैंड को याद रखना, अभी सुनना ध्यान से। इन 7 कलर्स के बैंड को अब पार्टिकुलर डेफिनेशन देखते हैं, तो पार्टिकुलर डेफिनेशन क्या बोलते हैं, ध्यान से देखना बेटा। 7 कलर्स के बैंड को, ये जो बैंड बन रहा है, अ सीरीज ऑफ वेवलेंथ जो हम लोग को दिखता है, वेरियस कलर्स, उसी का नाम हम लोग क्या रख देते हैं, स्पेक्ट्रम रख देते हैं, स्पेक्ट्रम रख देते हैं। ध्यान से सुनना, स्पेक्ट्रम बचपन में पढ़ा हुआ है कि सर ये स्पेक्ट्रम हो जाएगा, सर ये स्पेक्ट्रम हो जाएगा, ये एक स्पेक्ट्रम हो जाएगा। लेकिन देखना, आज से 2 टाइप के स्पेक्ट्रम आएंगे। ध्यान सुनना, आज से 2 टाइप के स्पेक्ट्रम आएंगे। एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आएगा और एक डिसकंटिन्यूअस। बेटा याद रखना, वर्ड्स ध्यान रखना, एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आएगा और एक डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आएगा। मैं सीधा सीधा बोल दूं बेटा कि यार ये सब कुछ नहीं है, बस मतलब कहानी बनाई जा रही है और कुछ भी नहीं। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, कि सर रेगुलर अपने पास, मान लो यहाँ पे कोई कलर है, ये देख लो अपने पास, ये कलर है रेड ब्लू ग्रीन ऐसे करके, ऑरेंज रेड ब्लू, कंटिन्यूअस कलर्स आ रहे हैं, अलग अलग कलर्स आ रहे हैं कंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया, ये कौन सा स्पेक्ट्रा हो जाएगा। मान लो ऐसे कोई जगह पे लगातार कलर्स मिल रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे आने लगे तो ये देखना बेटा, सेम लाइट, सेम जगह से लाइट ऐसे आने लगे, ये देखना रेड ग्रीन रेड और, ये देखना इसके बीच में क्या आने लगा, गैप आने लगा, गैप आने लगा, गैप आने लगा। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, डिसकंटिन्यूअस। मतलब सर जहां पे, ध्यान से देख ले बेटा, जहां पे गैप आता है, जहां पे ब्लिंक होता है, जैसे सिंपल सा एक देख लेना अपने पास क्या होता है। सिंपल से एक चीजें याद रखना, याद करो, शादियों में लाइट जलती हैं। एक लाइट होती है जो कंटिन्यूअस जल रही होती है, लगातार लाइट दे रही होती है, येलो लाइट या कोई। एक होती है जो ना अपने पास डिसकंटिन्यूअस होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोई ना कोई एक चीज मिसिंग होती है। ध्यान से देखना अपने पास, ये देख लेना रेड, मान लो ऐसे लगातार लाइट्स आ रही है बिना किसी गैप के। जैसे मान लो ये, मान लो इसको ही बोल देता हूं यार, यहां से लगातार लाइट आ रही है, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर यही ब्लिंक करना शुरू कर दे, थोड़ा थोड़ा गैप लेना शुरू कर दे, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा बोल देंगे। हाँ बेटा, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा की सिंपल डेफिनेशन है कि सर अगर कोई रेडिएशन शुरू से लेकर लास्ट तक बिना किसी गैप के है, विदाउट एनी गैप्स है, तो उसको क्या बोल देते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। और अगर उसमें से कुछ मिसिंग है तो उसको क्या बोल देंगे, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। हो जाएगा सर, श्योर हो, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। बोलते हैं ना दिवाली में लाइट्स लगाते हैं तो अलग अलग टाइप की होती है, कांस्टेंट जल रही होती है और एक क्या हो रही होती है, अपने पास ब्लिंक कर करके जल रही होती है। तो वो वाली चीजें क्या हो जाएंगी, एक कंटिन्यूअस हो जाएगी, एक क्या हो जाएगी, डिसकंटिन्यूअस। ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, इसका रीजन अभी पता चलेगा, इसका रीजन अभी पता चलेगा। हमारी लाइफ में कौन सी रेडिएशन पढ़नी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्यों, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे आपके पास एरोप्लेन हो, हर एक जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही, हर एक जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही काम करती हैं, हर एक जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही काम करती हैं। देखते हैं कैसे क्या होगा, प्लीज देखना अपने पास। अब देखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का बेस्ट एग्जांपल ये देख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। प्लीज इसका पिक्चर ड्रॉ नहीं करना है, आपको बस दिखा रहा हूं, मैं आपको बस दिखा रहा हूं कि देख लो। आपके सर कहीं से भी, टीवी से लेके हर एक जगह, मोबाइल से लेके, माइक्रोफोन से लेके, सनलाइट से लेके, मेडिकल इश्यूज तक, सब जगह क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा है। मतलब वी आर सराउंडेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जितना ज्यादा हो सकता है। ये चीजें आपको नहीं करनी है, ये ध्यान से रखना, ये आपको नहीं बनाना है, बस आपको पिक्चर दिखा रहा हूं कि आपकी लाइफ में हर एक जगह
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, हर एक जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। आज के टाइम पे हम लोग शायद मतलब मुझे नहीं लगता कि हाँ बेटा कोई चीज बची है जिससे हम लोग बचे हुए, ठीक है ना, सब जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। देख लो, ये देखो कितना बड़ा वेव है, देख रहे हो ये वेव बड़ा है। जहां वेव ज्यादा होगा वहां फ्रीक्वेंसी देखना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जहां वेव ज्यादा होगा वहां फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, और जहां वेवलेंथ कम होता है, जहां वेवलेंथ कम होता है वहां फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वहां फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, हाँ ध्यान से देखना अपने पास क्या हो रहा है। मैंने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा, आप एनसीईआरटी में देखोगे तो एनसीईआरटी में ये पिक्चर दिख जाएगी आपको, एनसीईआरटी में ये पिक्चर दिख जाएगी। देखना, इधर से इधर जा रहे हो वेवलेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज। इधर से इधर जा रहे हो वेवलेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज। इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या इंक्रीज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। आपको क्या करना है, आपको ये पिक्चर नहीं बनानी है, आपको ये एनसीईआरटी का पिक्चर है, आपको बस एक चीज याद रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा में कौन कौन सी रेडिएशन होती हैं, कौन कौन सी रेडिएशन होती हैं, बस ये ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कौन कौन सी डेविएशन होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, मैं आपको वो बता देता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। ये देख लो बेटा, तुमसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बहुत सिंपल सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी रेडिएशन होती हैं आपको याद रखना है। तुम खुद सोच लो, तुम्हें याद रहेगा क्या, तुम्हें ये याद रहने वाला है क्या, तुम्हें ये याद रहने वाला है क्या, सोचो ना, तुम्हें ये याद रहेगा क्या, डायरेक्ट ऐसे बता दूं याद रहेगा, कभी याद नहीं रहेगा। तो सिंपल सा ये देख लेना अपने पास, ये सिंपल सी चीजें हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। ये गामा रेज हैं, ये एक्सरे है, यूवी है, ये विजिबल लाइट है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है, रेडियो है। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक याद रखना इसका क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को याद करने का एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। आर फॉर रेडियो वेव्स, आर फॉर रेडियो वेव्स, रेडियो में आई वचन देता हूं एक्स गर्लफ्रेंड से चैट नहीं करूंगा। प्लीज देखना अपने को याद करने का तरीका। सर कभी भी आपको लगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा याद करना है तो देखो कैसे याद करते। रेडियो वेव्स, उसके बाद क्या आएगा, माइक्रोवेव्स। याद करने का शॉर्टकट देख लो, ये क्या है, इंफ्रारेड, इसको हम लोग कौन सा वेव बोलेंगे, इंफ्रारेड। ये क्या है, विजिबल लाइट, ये क्या है, विजिबल। और इधर आओगे तो इसको क्या बोल देंगे, यूवी रेडिएशन, यूवी रेज। ये क्या है, एक्स रेज, ये क्या है, एक्स रेज। ये क्या है, गामा रेज, ये क्या है, गामा रेज, ये क्या है, गामा रेज। और सी फॉर कॉस्मिक रेज। भाई साहब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को याद करने की टेंशन नहीं लेना है, सिंपल सा ट्रिक है, सिंपल सा ट्रिक है, सिंपल सी ट्रिक है, कुछ नहीं। देखो अपने पास रेडियो में, रेडियो वेव्स मतलब रेडियो में, सिंपल सा ट्रिक देखो अपने को क्या फॉलो करना है, कैसे तरीके से याद कर सकते हैं ये देख लेना। रेडियो में आई वचन देता हूं, ठीक है, रेडियो में मैं वचन देता हूं, आई वचन देता हूं एक्स गर्लफ्रेंड से चैट नहीं करूंगा, एक्स गर्लफ्रेंड से चैट नहीं करूंगा। अब सिंपल सी चीज याद रखना, देख बेटा तेरे पास ऑप्शन है, या तो तू ऐसे याद कर ले, तुझे अगर लगता है तेरी बहुत अच्छी मेमोरी है तो तू भाई डायरेक्ट याद कर ले कि सर ऐसे ऐसे करेंगे। नहीं तो आप सीधा सीधा याद कर सकते हो कि भाई साहब सबसे ज्यादा इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे। याद रखिएगा इधर से इधर जाएंगे तो क्या हो रहा होगा, अगर मैं इधर से इधर जाऊंगा तो इधर से इधर जाऊंगा तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, इधर से इधर जाऊंगा फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर मैं इधर से इधर आऊंगा तो इधर क्या होगा, वेवलेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। वेवलेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। वेवलेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। यही होगा। रेडियो में आई वचन देता हूं एक्स गर्लफ्रेंड से चैट नहीं करूंगा, ठीक है ना। मतलब ये अब ऐसा नहीं कि भाई कुछ और है, लेकिन हाँ जैसे भी जिसको याद हो जाए, कोई और तरीका भी मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, दिक्कत नहीं है। सिंपल सा तरीका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन याद करने का, सिंपल सा तरीका है। सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ किसका होगा, सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ देखो। अब तुम्हें मैं ऐसे बोलता रट लो इसका वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट होता है, इसका फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होता है, फायदा नहीं। सबसे हाईएस्ट अपने पास क्या हो जाएगा ये देख लो, आपको याद रखने का। फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, वेवलेंथ क्या हो जाती है, एक्स गर्लफ्रेंड से चैट नहीं करूंगा, एक सिंपल सा तरीका, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इतनी सारी रेडिएशंस होती हैं, इसके बाहर कोई रेडिएशन नहीं होती है। विजिबल रेडिएशन जो होती है बेटा, विजिबल रेडिएशन के अंदर ही सब कुछ होता है। जो आप पढ़ते हो ना विबग्योर, ये इसी के अंदर होता है बेटा, इसी के अंदर होता है, विजिबल के अंदर ये होता है। बाकी ये आपको दिखती नहीं, ये आपको दिखती नहीं, ये आपको दिखती नहीं। रेडियो वेव्स आप सबको पता है रेडियो में यूज करी जाती हैं, रेडियोलॉजी में यूज किए जाते हैं, जितने भी
अल्ट्रासाउंड ये सब होते हैं। इंफ्रारेड आपके रिमोट्स में यूज होता है, रिमोट कंट्रोल में यूज होता है। दूसरा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, आप सबको पता है ओजोन लेयर डिप्लीशन में काम कर रहा होता है। अगर ओजोन लेयर नहीं होता तो आज सब हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाते। एक्सरेज का यूज आपको ही पता है, गामा रेज आपको पता है, कॉस्मिक रेज ऑब्वियस से ऊपर होगा, ठीक है। सिंपल सा ध्यान देखना, सिंपल सा ध्यान देखना, कॉस्मिक रेज जो ऑब्वियस है कॉस्मिक रेडिएशंस होती हैं, जो यूनिवर्स के बाहर रेडिएशंस होती हैं उनको बोलते हैं। ओके, हो जाएगा सर। अब क्वेश्चन कर, अब ये शॉर्टकट अगर आपको याद है ना तो चीजें याद रहेंगे। अच्छा मुझे कैसे याद रहेगा सर किधर फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है किधर? तो यार देखो, जब तुम वचन देते हो ना, जब झूठ बोलते हो, तुम्हें ही पता है, तुम इतने शरीफ तो हो नहीं कि रेडियो में वचन दे दोगे तो तुम एक्स गर्लफ्रेंड से चैट नहीं करोगे। तुम्हें ही पता है सराफत तुम्हारे अंदर बची है नहीं। तो ऑब्वियस जब तुम झूठ बोलते हो ना, तुम्हारे अंदर की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, हार्ट बीट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो मैं क्या याद रखता हूं कि यार मैं जब ये वचन बोलूंगा, ये बात बोलूंगा, तो मेरी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही होगी, इंक्रीज होगी। ऑब्वियस है पीछे आऊंगा, अगर इधर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो वेवलेंथ किधर इंक्रीज होगा, इस साइड इंक्रीज होगा। आंसर निकाल लेना, ठीक है। अब क्वेश्चंस देखोगे ना मजा आ रहा होगा, क्वेश्चंस देखोगे तो मजा आ रहा है। खुद से अपने आप से एक बार याद कर लो, एक रफ पेज पे लिख के देख लो, क्या लिख पाओगे? रेडियो में आई वचन देता हूं, एक्स गर्लफ्रेंड से चैट नहीं करूंगा, और क्वेश्चन से बात करना शुरू करते हैं। किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसके वेवलेंथ ज्यादा? विद इन सेकंड लिखोगे, विद इन सेकंड आंसर आएगा। विद इन सेकंड लिखोगे, विद इन सेकंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं भाई। ये देख, वही सेम चीज इधर है। अब देखोगे तो मैंने उस साइड से लिखा है रेडियो में एक्स गर्लफ्रेंड से चैट नहीं करूंगा, तो जैसे जैसे इधर आएंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, इधर जाएंगे वेवलेंथ बढ़ेगा। ओके चलो भाई स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होगा, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब आ जाओ चैट सेक्शन में, जिन लोगों को याद आ गया मैक्सिमम वेवलेंथ किसका होता है, मैक्सिमम वेवलेंथ किसका होता है, मैक्सिमम वेवलेंथ किसका होता है, क्या होगा मैक्सिमम वेवलेंथ किसका होगा, क्या होगा मैक्सिमम वेवलेंथ किसका होगा? अब आराम से पोल दे देता हूं, आराम से बताइए क्या होगा, किसका वेवलेंथ मैक्सिमम होगा? आप सबके पास ट्रिक पड़ा हुआ है, आप सबको पता है कि रेडियो में आई व यू वचन देता हूं, एक्स गर्लफ्रेंड से चैट नहीं करूंगा। तो सर इधर से इधर जाते हैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है, इधर से इधर जाते हैं लैम्डा इंक्रीज करता है। सबसे बड़ा सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेवलेंथ किसका होगा बेटा? रेडियो वेव्स का होगा। अगर मैं आपको शॉर्टकट नहीं बताता तो आप जाके खुद से ऐसे ट्राई करके देख लेते, पता चल जाता। कॉस्मिक रेज तो सबसे क्या होगा, उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी कॉस्मिक रेज की, वेवलेंथ किसका ज्यादा होगा? रेडियो वेव्स का ज्यादा होगा। ओके तो ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा अपने पास आंसर, क्या आ जाएगा? डी आंसर आ जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। और जहां तक मैं देख रहा हूं जल्दी पोल स्टॉप हो जाए फिर हम लोग आगे चलें। क्या आंसर आएगा? बहुत बढ़िया, तो डी वाले लोग देखते हैं, क्या बात है 69% जनता, गुड, क्या बात है। ये है अर्जुना बैच की पावर, सारे के सारे लोग, आसानी से हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन बेटा ट्राई करना विद इन सेकंड करने के लिए, अगला क्वेश्चन ट्राई करना विद इन सेकंड करने की। ये क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मैं फिर से पोल दे रहा हूं, प्लीज ट्राई करना 60 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर निकाल के बताइए। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? कोई बोल रहा है फ्रीक्वेंसी क्या होता है? बेटा तुम तो या तो स्पैमर हो या फिर तुमने क्लास अटेंड करी नहीं है, दोनों केस में पीछे जाके रिपीट कर लो। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। सर हम लोग बार बार ये शॉर्टकट लिख के देख लो, रेडियो में आई वचन देता हूं, एक्स गर्लफ्रेंड से चैट नहीं करूंगा, इधर से इधर जाएंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो सबसे हाईएस्ट किसकी हो जाएगी? कॉस्मिक रेज की हो जाएगी क्या? सबसे हाईएस्ट किसकी हो जाएगी? कॉस्मिक रेज की हो जाएगी क्या? कॉस्मिक रेज की हाईएस्ट हो जाएगी, तो आंसर इसका भी क्या आ जाएगा? इसका आंसर बेटा सही से देख लेना, अभी के अभी याद हो जाना चाहिए ये सब चीजें, शॉर्टकट्स आपको अभी के अभी याद हो जानी चाहिए, ताकि लगे कि हाँ सर पढ़ रहे हैं तो उसका कुछ फायदा भी हो रहा है। अभी के अभी याद करके चले जाओ कि अभी के अभी याद हो गया सर, हाँ सर हो जाएगा अपने को। क्या होगा इसका आंसर? चलो अब इसके बाद वाला क्वेश्चन बहुत सुंदर सा है। ए वाली जनता देखते हैं कितनी है। अरे वाह, परसेंटेज फिर से बढ़ गया, यही तो है भाई रैंक 1 वाला बेंच, यही है, लेके आएगा। अगला क्वेश्चन आराम से करना, अगला क्वेश्चन आराम से करना, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट दिया गया है। सबसे पहले उसमें थोड़ा ट्विस्ट दिया गया है, तो आराम से कीजिए। इसमें देखिए
ध्यान से देखिएगा, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी है, थोड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है, ऑप्शन सही से पढ़ने वालों को दिक्कत है, ऑप्शन जो सही से नहीं पढ़ेगा उसका आंसर गलत आएगा। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी बेटा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की करेक्ट ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगी? करेक्ट ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी पढ़ के देखिए क्या होगा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेडियो में आई वचन देता हूं एक्स गर्लफ्रेंड से चैट नहीं करूंगा, तो फ्रीक्वेंसी इधर क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो सबसे 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 अपने पास देख लो कौन सा होगा, कौन सा होगा? सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? रेडियो की होगी। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? रेडियो की होगी। फिर किसकी होगी? आप ऑप्शंस देख लो, ऑप्शंस देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। कहीं ना कहीं कोई गलती हो रही है। कहाँ पे गलती हो रही है? जैसे यहाँ पे ये गलती है कि सर अल्ट्रावायलेट लाइट की रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कम दिखाई जा रही है, तो ये गलत हो गया। माइक्रोवेव की रेडियो वेव्स की गलत दिखाई जा रही है, अल्ट्रावायलेट की रेडियो वेव से कम दिखाई जा रही है। तो सर सबसे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर कौन सा होगा? डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। अरे वाह, 64% जनता अभी भी कंटिन्यूअस लगी पड़ी है और आंसर सही लेके आ रही है। हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हमने लास्ट क्लास में निकाला था, हमने ये पढ़ा था कि कैथोड रे, एनोड रे, अल्फा, बीटा, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस नहीं होते हैं। यही रेडिएशंस हैं जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का मतलब ये होता है कि उनकी स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, उनका स्पीड क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल। उनका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होगा? एक दूसरे के रेसिप्रोकल। और यही सारी बातें हम लोगों ने करी थी। इसके जस्ट बाद कौन आ जाएगा? इसके जस्ट बाद क्या आ जाएगा? यहीं पे एक बंदे थे जो साइंटिस्ट थे, बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, जिनके ऊपर एक कांस्टेंट भी आएगा आज के आज, जिनके ऊपर एक कांस्टेंट भी आएगा आज के आज, वो देख लेना अपने पास। और उनका नाम है, दैट इज नोन एज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहता है? जैसे तुम्हें ये बल्ब, ये तुम्हें जो स्क्रीन दिख रही है वो कैसी दिख रही है? ध्यान सुनना, तुम्हें जो ये स्क्रीन दिख रही है वो कैसे दिख रही है? कि सर ये तो कंटिन्यूअस ऐसी चल रही है ना, कंटिन्यूअस ऐसी चल रही है। जो ये लाइट चल रही है वो कैसे दिख रही है? तुम्हारे घर में जो लाइट है वो कैसे चल रही है? तुम्हें लग रहा होगा कि अरे सर बहुत शानदार लगातार लाइट आ रही है। बेटा लगातार नहीं आती, ध्यान से सुनना, लगातार नहीं आती। जो भी रेडिएशन, इवन अगर मान लो यहाँ सन है ना, मान लो ये कोई चीज ग्लो कर रही है, अगर कोई चीज ग्लो कर रही है, अगर कोई चीज ग्लो कर रही है, तो इससे जो भी रेडिएशंस निकल रही हैं, जो भी रेडिएशंस निकल रही हैं, कोई भी, चाहे मोबाइल का स्क्रीन हो, चाहे तुम्हारे टीवी का स्क्रीन हो, चाहे बल्ब हो, कोई भी चीज हो, वो सारी की सारी, वो सारी की सारी सर कंटिन्यूअस नहीं होती, वो हमें पता नहीं चलता। अगर आपको लगता हो ना कि अरे सर कैसे, मैं तुम्हें लिख के देता हूं, तुम एक काम करना, जाना अपने घर बल्ब के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, सबके ऊपर देखोगे, जहां फ्रीक्वेंसी लिखी होगी सब जगह फ्रीक्वेंसी दिखी होगी 50 हर्ट्ज। मतलब 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है? कि जो आपका बल्ब है ना, जो आपका स्क्रीन है, ये एक सेकंड में 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है? कि सर 50 पर सेकंड, एक सेकंड में 50 वेव्स जनरेट कर रहा है। 50 टाइम्स ऑन एंड ऑफ हो रहा है, 50 टाइम्स ऑन एंड ऑफ हो रहा है। हम इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते बिकॉज हमारी आईज की पावर उतनी अच्छी नहीं है। हम उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते बिकॉज हमारी आईज की एकोमोडेशन पावर उतनी अच्छी नहीं है। तो सर कोई भी चीज, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट जो आपको दिख रहा है, वो सर डायरेक्ट लगातार कंटिन्यूअस लाइट नहीं दे रहा। इसी को प्लैंक्स ने क्या बोला? अपनी एक थ्योरी बना दी। इन्होंने क्या बोला कि कोई भी बंदा, कोई भी रेडिएशन होगी, कोई भी रेडिएशन होगी, आपको देखने में लगता है कि ऐसा है, कोई एक रेडिएशन है, आपको देखने में लग रहा है कि ऐसा है, नहीं ये रेडिएशन सही नहीं है भाई साहब, ये रेडिएशन सही नहीं है, ये रेडिएशन ऐसा नहीं है। रेडिएशन का ओरिजिनल फॉर्म देखोगे तो रेडिएशन का ओरिजिनल फॉर्म क्या होगा? बेटा थ्योरी लिखवा दूंगा, सुन लो कहानी, समझ लो। ओरिजिनल रेडिएशन का फॉर्म क्या होगा? कि रेडिएशन में ये छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी होंगी, ये छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी होंगी, ये आके हमें हिट करती हैं, ये आके हमें हिट करती हैं। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहता है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहता है कि भैया जो रेडिएशंस होती है, जो तुम्हें दिख रही है कि लगातार आ रही है, वो लगातार नहीं है, उनके अंदर छोटे छोटे क्या है? पार्टिकल्स हैं। और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? कि सर ये क्या कहलाएंगी? क्वांटा कहलाएंगी। और अगर ये लाइट के केस में है तो इसी को हम लोग फोटॉन्स बोल देते हैं, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? फोटॉन्स बोल देते हैं। तो ध्यान से सुन लेना, मैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की यही चीज, हर एक रेडिएशन में कुछ एनर्जी होती है, हर एक रेडिएशन में देखो
पहला पहला मैं थ्योरी लिखवा दूंगा, थ्योरी मैं लिखवा के लिखवा दूंगा, सुन लो। पहला क्या बोला गया कि हर एक रेडिएशन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। दूसरा, हर एक रेडिएशन के अंदर क्या होगी, एनर्जी होगी, और जो एनर्जी होती है वो रेडिएशन की जो एनर्जी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब ये चीज मैं आपको ऑब्वियस स्कूल के एग्जाम के लिए भी लिखते, स्कूल के एग्जाम के लिए मैं आपको पॉइंट वाइज थोड़ा सा दिखा देता हूं। दिक्कत ये है अपने क्लास में कि हाँ भाई देखना प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है। देखना पहला स्टेटमेंट बेटा एग्जाम हॉल में ऐसा स्टेटमेंट दिखेगा आपको कि सर डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, डिस्क्रीट मतलब इंटीग्रल पैकेट्स ऑफ एनर्जी मिलेगा। डिस्क्रीट मतलब इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब एक होगा, दो होगा, इंटीग्रल मतलब एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा। ऐसे हर एक रेडिएशन की जो एनर्जी होती है वो डिसकंटिन्यूअस होती है, और वो डिसकंटिन्यूअस एनर्जी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, क्वांटा बोल देते हैं। ये जो छोटी छोटी लाइट की एनर्जी है, इसी को लाइट के केस में हम लोग क्या बोल देते हैं, फोटॉन्स बोल देते हैं। देख लो बेटा, इन केस ऑफ लाइट द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी इज नोन एज फोटॉन। इन केस ऑफ लाइट, लाइट के केस में क्या बोलते हैं, फोटॉन, और यहां पे क्या बोल देते हैं हम लोग, क्वांटम बोल देते हैं या क्वांटा बोल देते हैं। हर एक एनर्जी की जो रेडिएशन होती है, एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ रेडिएशन। बेटा देखना अपने पास एनर्जी ऑफ रेडिएशन, देख लो एनर्जी ऑफ रेडिएशन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, तो E इज इक्वल्स टू H इंटू न्यू। जब भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं वहां पे कांस्टेंट आ जाएगा, H इज नोन एज, प्लैंक्स ने ऐसा बोला था तो इसी को हम लोग बोल देंगे प्लैंक्स कांस्टेंट। और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है 6.6 इंटू 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल्स पर सेकेंड। देख लो आपको एक नया फॉर्मूला मिल गया क्या, कि सर जितनी भी एनर्जी होगी, कौन सी रेडिएशन में कितनी एनर्जी होती है, वो किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला, प्लैंक्स ने क्या बोला कि हर एक रेडिएशन के अंदर जो एनर्जी होगी वो डिसकंटिन्यूअस होगी। हर एक रेडिएशन के अंदर जो एनर्जी होगी वो डिसकंटिन्यूअस होगी, उसके अंदर छोटे छोटे पैकेट्स होंगे, और उन एनर्जी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, वो एनर्जी जो होगी क्वांटा के फॉर्म में होगी, क्वांटा के फॉर्म में होगी। और दूसरा, जितनी भी एनर्जी होगी रेडिएशन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। बेटा ध्यान से, क्योंकि एग्जाम हॉल में ये स्टेटमेंट क्वेश्चन आएगा, ये स्टेटमेंट क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि प्लैंक्स के अंदर ये रेडिएशंस आएंगे, प्लैंक्स के अंदर ये रेडिएशंस आ रही होंगे, ठीक है ना। अपने को देख लेना अपने पास कि प्लैंक्स के अंदर ये रेडिएशंस आ रही होंगी, ये रेडिएशंस आ रही होंगी। 6.26 जो होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के उधर जाता है, ठीक है ना। आपको जूल सेकंड आ जाएगा, जूल सेकंड आ जाएगा, हाँ जूल सेकंड आ जाएगा, सॉरी सेकंड इनवर्स लिखा, जूल सेकंड आ जाएगा। तो एनर्जी इज नथिंग H इंटू न्यू। एनर्जी क्या होगी किसी रेडिएशन की, H इंटू न्यू हो जाएगा। सर भाई जो लोग अब नए हैं उनको मैं क्या बोलूं कि भाई नोट करना है या नहीं करना है, लेकिन आप ध्यान रखना, मैंने शायद शुरुआत से ही बता रहा हूं, अब तो काफ़ी टाइम हो गया है, 2 कॉपी का रूल बता दिया है। बाकी जो लोग अब ज़्यादा समझदार हैं आप साथ साथ में लिखते जाओ, जिनकी स्पीड सही है वो साथ साथ में लिख लेना। बाकी जिन लोगों के पास टाइम है घर पर जाके आप लिख सकते हो, सैटरडे संडे भी लिख सकते हो जब मौका मिले। आपकी पूरी क्लास में हफ्ते भर में 3 क्लास हो रही है, क्वेश्चंस और रिवीजन उसी हिसाब से कर लो, ठीक है, हो जाएगा सिंपल सा। अब देखो ना अपने पास थर्ड पॉइंट, एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फ्रीक्वेंसी के। एनर्जी को तुमने क्या लिख दिया, H इंटू न्यू। आप फॉर्मूला शीट में ये ऐड कर लो कि एनर्जी H इंटू न्यू हो गई। अब तुम्हें पता है कि सर फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उस केस में सर न्यू की वैल्यू या C इज इक्वल्स टू न्यू इंटू लेमडा हो जाता है। न्यू की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, C बाई लेमडा लिख सकते हैं क्या। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एनर्जी जहां पे H न्यू लिखी गई है उसी को मैं लिखना चाहूं तो Hc बाई लेमडा लिख सकता हूं क्या। अगर जहां एनर्जी H न्यू लिखी गई है वहीं पे बोला जाए तो Hc बाई लेमडा लिखी जा सकती है। ये देख लो जहां पे एनर्जी H इंटू न्यू लिखा गया है फिर H इंटू फ्रीक्वेंसी लिखी गई है वहीं पे लिख सकता हूं Hc बाई लेमडा लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि आपको ही पता है फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, C बाई लेमडा के। निकालते रहो। अब देखना अपने पास H क्या है, कांस्टेंट है भाई, H कांस्टेंट है, H कांस्टेंट होता है तो H कहां से आता है, कांस्टेंट की वैल्यू कहां से आती है, एक्सपेरिमेंट से आती है। वो H किसने दिया, ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, प्लैंक्स ने किया था, तो प्लैंक ने बताया। प्लैंक ने एक और बात बोली, फोर्थ देखना अपने पास, फोर्थ पॉइंट देखना, प्लैंक ने एक और बात बोली कि सर फॉर
n वेव्स, अगर क्वांटाज आती हैं, अगर n क्वांटाज आते हैं, अगर n क्वांटम्स आते हैं या n रेडिएशंस आती हैं, अगर n रेडिएशंस या n क्वांटाज आते हैं तो क्या हो जाएगा सर, ये क्या हो जाएगा, एनर्जी जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एनर्जी जो होगा n इंटू एच इंटू न्यू, या फिर एनर्जी इज इक्वल्स टू n एच सी बाई लेमडा। सर याद रखिएगा वेयर n इज ऑलवेज, वेयर n इज हमेशा क्या होगा, ऑलवेज एन इंटीजर, ऑलवेज एन इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, हमेशा क्या होगा 1 2 3 4 होगा, फ्रैक्शन कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे याद करो 1 2 3 4 डैश 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 ऐसे चलेगा, वेयर एन इज दिस। क्यों? क्योंकि याद करो एक रेडिएशन आएगी, दो रेडिएशन आएंगी, तीन रेडिएशन आएंगी, चार रेडिएशन आएंगे, ऐसा थोड़ी ना आधी रेडिएशन आएगी, आधी रेडिएशन थोड़ी ना आती है भाई, आधी रेडिएशन नहीं आती। मैं आपको बार बार बोल चुका हूं, हमेशा क्वांटाइजेशन फॉलो होता है, केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, हमेशा क्या फॉलो किया जाता है, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन क्यों? क्योंकि भाई देख ले, तेरे पास एक रेडिएशन, दो रेडिएशन, तीन रेडिएशन, ये अलाउड नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ सर आधी रेडिएशन आई, मैं सनलाइट में गया सर और मैं इस साइड पूरी रेडिएशन लूंगा, इस साइड नहीं रेडिएशन लूंगा, ऐसा नहीं होता है भाई। सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, एन क्वांटाज के लिए आपको एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 4 होगी, 5 होगी, सर 5 6 10 जितनी भी होगी। अगर एक की एनर्जी इतनी है तो 10 की एनर्जी कितनी हो जाएगी, निकाल देना। एक की एनर्जी इतनी है तो 10 की एनर्जी क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। किसने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है। सर यूनिट ऑफ एनर्जी देखोगे तो यूनिट ऑफ एनर्जी जो होती है बहुत टाइप की होती है। अगर जैसे जूल्स में बात करें, आप सब लोग 10th पास करके आए हो, जूल्स में होती है, कैलोरीज में होती है, आज के टाइम पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी होती है। अब आप जैसे जैसे आगे जाओगे आपको ऐसे भी यूनिट्स दिख जाएंगे, जूल्स में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सर याद कीजिए अपने पास 1 कैलोरी को देखेंगे तो 4.2 जूल्स हो जाता है, यही होता है ना शायद, यही होता है। 1 कैलोरी कितना हो जाता है, 1 कैलोरी 4.2 जूल्स के इक्वल होता है। अगर मैं देखूंगा, अगर मैं इसके बारे में बात करूं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करूं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगेन इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करूं तो दिस विल बी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल्स हो जाते हैं। तो ये कुछ एनर्जी के यूनिट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, यूनिट्स ऑफ एनर्जी होती है। एनर्जी की यूनिट्स क्या होती है, हाँ अर्ग भी होती है, वो सब भाई अब फिजिक्स में पढ़ते रहना। जो इस चैप्टर में काम आएगा वो कौन कौन सी एनर्जी काम आएगी, सर आपको जूल्स का कन्वर्जन दिया जाएगा, कैलोरीज दी जाएंगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी जाएंगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना। 4.18 को ही भाई 4.2 ले लेते हैं यार। अब तुम लोग राउंड अप जानते हो, राउंड अप तुम भी जानते हो, उसके हिसाब से निकाल लेना। वॉट जो होता है वो पावर होता है बेटा, एनर्जी नहीं होती है। क्या बात कर रहे हो, वॉट जो होता है वो पावर होता है, एनर्जी नहीं होती है। एक बोल रहा है क्वांटाइजेशन क्या होती है, क्वांटाइजेशन बेटा इसी को बोलते हैं, हमेशा क्या हो जाएगा 1 2 3 4 इंटीग्रल मल्टीपल को ही क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन। इंटीग्रल मल्टीपल, जैसे सीढ़ी चढ़ते हो, तुम्हारे पास एक बात बताओ, कोई सीढ़ी चढ़ेगा तो क्या बोलेगा 1 2 3 4 5, ऐसे ऐसे हवा में थोड़ा ना बोलेगा कि सर मैं कितने सीढ़ी चढ़ के आऊं 4.5। क्यों सर, आप 4 सीढ़ी बीच में नहीं अटक सकते ना, हवा में पैर रख के थोड़ी ना आ सकते हो। आपके घर में 1 सीढ़ी होगी, 2 सीढ़ी होंगी, 3 सीढ़ी होंगी, 4 सीढ़ी होंगी। जैसे अभी तुमसे कोई पूछे किस क्लास में हो, तुम क्या बोलोगे कि सर 10th पास कर गया हूं, 11th में आ चुका हूं। ऐसा थोड़ा बोलोगे सर 10th पास कर गया हूं, 11th में एडमिशन हो नहीं रहा, तो सर बीच का मान लो 10.5 क्लास में हूं। ऐसा नहीं होता ना, कोई फर्स्ट क्लास में होता है, कोई सेकंड क्लास में होता है, कोई थर्ड क्लास में होता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं होता कि 3.5 क्लास में हूं। जैसे तुमसे कोई पूछ दे कि सर अभी कौन से क्लास हो, तुम ये थोड़ा ना बोलोगे सर 10th में पास कर गया, 11th में कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो सर बीच का पकड़ लीजिए 10.5 मान लीजिए, यही मान लेते। ऐसा नहीं होता भाई, आपकी एक क्लास फिक्स होती है, 10 होगा या फिर 11 होगा, या फिर ऐसे ही चलेगा ना, 11 होगा 12 होगा। तो वही चीज यहाँ पे क्वांटाइजेशन का मतलब होता है 10 के बाद 11 आएगा, 11 के बाद 12 आएगा, 13 आएगा, ये बीच का नहीं आएगा कि सर मैं कितना हूं, मैं सर 12th पास कर गया हूं और कॉलेज वाले पूछ नहीं रहे, नीट वाले एडमिशन हो नहीं रहा, तो सर 12.5 मान लीजिए, आधा अधूरा मान लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, एग्जाम हॉल में ऐसा नहीं होता। आप 10th क्लास में होते, 11th क्लास में होते, तुम सोचो ना किसी बच्चे से, तुम छोटे बच्चे से पूछने जाओ कितने कौन सी क्लास में हो, बोले कि देखिए सर ऐसा है कि 9th क्लास पास किया, अभी 10th में एडमिशन हो नहीं रहा, 9th क्लास में एक पेपर में कंपार्टमेंट लगी पड़ी है, तो सर मान लीजिए आधा अधूरा। ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में क्या होता है, क्वांटाइजेशन का मतलब हमेशा, मैंने शायद हमेशा बोला, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन्स हो गया, हमेशा क्वांटाइजेशन में होंगे, डेसिमल में आएगा ही नहीं, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर मैं ना सीढ़ी चढ़ रहा था, 1 सीढ़ी चढ़ा, 2 सीढ़ी चढ़ा, 3 सीढ़ी चढ़ा, 4 सीढ़ी चढ़ा और बीच में यहां हवा में पैर रख के खड़ा हूं। भाई हवा में पैर रख के कैसे खड़े हो सकते हो यार,
हवा में थोड़ी ना हो सकते हो। कभी गेम्स खेलते हो तो गेम्स का लेवल होता है, लेवल 1 होता है, लेवल 2 होता है, लेवल 3 होता है। गेम्स में ऐसा थोड़ा ना कि सर लेवल 3 पार कर गया और लेवल 4 क्रैक नहीं हो रहा तो लेवल 4 से पहले सर 3.5 मान लीजिए, ऐसा नहीं होता ना। गेम्स का भी लेवल 1 होता है, लेवल 2 होता है, लेवल 3 होता है। तो वही वाली चीजें क्वांटाइजेशन मतलब जब भी आपको इंटीग्रल मल्टीपल दिख जाए तो हमेशा याद रखिए। अच्छा, किसने बोला सर व्हाट की एनर्जी, याद रखना पावर इज नथिंग, पावर क्या यूनिट क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। अगर आपको कहीं पावर दिया है ना तो इसका मतलब क्या होता है, पावर का यूनिट वाट होता है बेटा, पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। ये देख लो, आपको 100 वाट का बल्ब जलाते हो ना, 100 वाट लिखा हुआ है, 100 वाट लिखा है, इसका मतलब 100 जूल्स पर सेकंड। एक सेकंड में ये कितना यूज कर रहे हो आप, 100 जूल्स यूज कर रहे हो। 100 वाट, वाट अलग चीज है बेटा, वाट अलग चीज है, वाट अलग चीज होती है। वाट मतलब कि सर ये एक सेकंड में कितना, जैसे तुमने सुना होगा ना कि सर 40 वाट का बल्ब लगाया तो इसका मतलब वो जो यूनिट लेगा एक सेकंड में वो कितनी एनर्जी यूज करेगा आपके घर में, 40 जूल यूज करेगा, 40 जूल यूज करेगा, ठीक है ना। तो पावर जो होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है, उसको बोलते हैं पावर, ठीक है ना। एनर्जी पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं, पावर। और पावर को भी अगर मान लो जैसे बोलते हैं ना कि सर ये लाइट बहुत इंटेंसिटी हाई है, देखा नहीं जा रहा, तो इंटेंसिटी भी किसी को बोलते हैं, लाइट की इंटेंसिटी भी देख ही ले भाई। इंटेंसिटी कोई बोलेगा ना कि सर बहुत हाई इंटेंसिटी दिख रही है, तो कुछ नहीं, इंटेंसिटी इज नथिंग, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या हम बोल देते हैं पावर पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी किसी भी, जैसे सुना होगा ना कि यार जो कभी फोटो खिंचाने के लिए जाते हो एक बहुत हाई लाइट लगा दी जाती है आपके चेहरे के ऊपर, अरे सामने से चमक रहा होता है, तो उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, ज्यादा। क्यों, कम एरिया में ज्यादा एनर्जी देगा, तो इंटेंसिटी क्या हो जाती है, ये हो जाती है। सर एनर्जी को इससे कंपेयर मत कर देना, एनर्जी अलग होती है, पावर अलग होती है। इंटेंसिटी की यूनिट आप सबको पता है, इंटेंसिटी का यूनिट क्या हो जाए, कैंडेला, ये सब आपको सबको पता है। तो ये बेसिक बात मैं बात कर रहा था, पावर ये हो गई, इंटेंसिटी ये हो गई, बेसिक चीजें। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं कि कोई भी रेडिएशन आए जिंदगी में, कोई भी रेडिएशन आए उसकी एनर्जी जो होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी पे। ई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच इंटू न्यू, ई इज इक्वल्स टू एच न्यू या एच सी बाई लेमडा, आपकी मर्जी है। अगर एक रेडिएशन ना हो के 10 रेडिएशन है तो उसको बस सिंपल मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है, हो जाएगा सर, श्योर हो। तो चलो भाई, अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। पावर बेटा अगर कहीं 100 वाट लिखा है इसका मतलब 100 जूल्स पर सेकंड, 40 वाट लिखा है 40 जूल पर सेकंड, ओके। एनर्जी का यूनिट क्या है, तो एनर्जी का यूनिट कैलोरी में इतना होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है तो जूल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल्स। अब क्वेश्चन क्या आएगा, ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या आएगा, तुमसे ये पूछा जा सकता है, कैलकुलेट द, ये देख लो अपने पास, कैलकुलेट द एनर्जी, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ रेडिएशन हैविंग, ये ध्यान से देख लो, ऑफ अ रेडिएशन हैविंग, ऑफ अ रेडिएशन हैविंग फ्रीक्वेंसी, आपसे क्या दे दिया गया, फ्रीक्वेंसी आपकी क्या दे दी जाए, आपकी फ्रीक्वेंसी दे दी जाए 300 किलो हर्ट्ज, ऐसे दे दिया गया। इसकी बोला गया कि इसका निकालो एनर्जी क्या होगा। एनर्जी कैसे निकालोगे, तुम्हें पता चल गया कि सर फ्रीक्वेंसी कितनी है, 300 किलो हर्ट्ज है, तो एक काम करता हूं, फ्रीक्वेंसी को आप ऐसे लिख दो, किलो हर्ट्ज मतलब क्या हो गया, 300 इंटू, किलो का मतलब याद है 1000 होता था, इसको सही से लिखेंगे तो 3 इंटू 10 की पावर 5 हर्ट्ज हो गई। और आपको ही पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, H इंटू न्यू होता है, H इंटू न्यू, H की वैल्यू कितनी है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 10, 3 इंटू 10 की पावर 5। याद रखना इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हो हमेशा याद रखना 20 होगा, 20 इंटू 10 की पावर माइनस 29 जूल्स, ये मेरा आंसर आ जाएगा। एनर्जी कितना हो जाएगा, 20 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ठीक है, माइनस 9। 6.67 इंटू 3 करते हो तो उसको हम लोग क्या लिख देते हैं, 6.67 को ध्यान से देखना, क्योंकि आप बार बार क्वेश्चन करोगे ना तो इसको 20/3 कर देना, बार बार क्वेश्चन करोगे 20/3 कर देना, आंसर अप्रोक्सीमेटली आंसर सही आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली आंसर सही आ जाएगा। 6.67 को हम 20/3 लिख देते हैं, आंसर सही आ जाता है, ओके, ये ध्यान रखना, हो जाएगा सर। अच्छा, ये एक रेडिएशन दी है, एक फ्रीक्वेंसी दी गई है, मैंने निकाल दिया। अगर मुझसे कोई वेवलेंथ देता तो, अगर कोई वेवलेंथ देता तो, वेवलेंथ देता तो क्या करता, अगर कोई वेवलेंथ दे देगा तो मैं क्या करूंगा, ये देखना। अगर मान लो ये दे दिया गया, ध्यान से देखना, वेवलेंथ दिया हुआ है,
वेवलेंथ कितना दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब याद करना, हमने शायद बात करी थी। एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, अगर ऐसे लिखा है तो 10 की पावर -10 मीटर्स लिख देते। 10 की पावर -10 मीटर्स, 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। याद करना, ये सब कुछ हमने किया हुआ था, ये हमने किया हुआ है क्या। 10 की पावर -10 मीटर्स और 10 की पावर माइनस हो जाएगा, श्योर हो। 10 की पावर -10 मीटर्स या 10 की पावर। अब वेवलेंथ दिया हुआ है, लेमडा की वैल्यू कितनी दी है 5000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। 5000 इंटू 10 की पावर -10 मीटर्स पुट कर दें, इसको हम सही से देखेंगे तो 5 इंटू 10 की पावर -7 मीटर्स। लेमडा आ गया। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, C बाई लेमडा होता है। C का वैल्यू कितना है 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइड बाई 5 इंटू 10 की पावर -7, कितना हो जाएगा 3/5 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज हो जाएगा। 3/5 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ गई। किसने बोला सर एनर्जी बताओ, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है H इंटू न्यू। H की वैल्यू कितनी है 6.67 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3/5 इंटू 10 की पावर 15 पुट कर दो अपने पास, क्या हो जाएगा ये देख लो, इसको कितना पुट कर देना 20/3 पुट कर देना इंटू 10 की पावर -34, 3/5 इंटू 10 की पावर 15। 3 से 3 कैंसिल, 5 से ये 4, अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर 4 इंटू 10 की पावर -19 जूल्स आ जाएगा, -19 जूल्स आ जाएगा। देख लो, आपको लेमडा दिया है तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, लेमडा दिया है तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, और फ्रीक्वेंसी से क्या निकाल सकते हो एनर्जी निकाल सकते हो। फ्रीक्वेंसी से क्या निकाल सकते हो एनर्जी निकाल सकते हो। फ्रीक्वेंसी से क्या निकल जाएगी एनर्जी आ जाएगी। 10 की पावर -7 बेटा, ये -3 है ना, 5 इंटू 10 की पावर -3, देख लो 5 इंटू 10 की पावर -3 आ जाएगा। ठीक है, 5 इंटू 10 की पावर -3 आ जाएगा, निकाल लो अपने पास क्या होगा ये देख लो, क्या होगा ये देख ले। ठीक है, हो जाएगा। सर कोई भी क्वेश्चन दिया हो, कोई भी क्वेश्चन दिया हो, आप कोई भी क्वेश्चन दिया हो आप आसानी से निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आपको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो चीजें बहुत सिंपल सी हो जाएंगे, बहुत सिंपल सी हो जाएंगे। कैलकुलेशंस का भाई एक ही एडवाइस है, कैलकुलेशन से कुछ नहीं, क्वेश्चंस करने पड़ेंगे आपको तभी आएगा। ये फॉर्मूला आपको लास्ट क्लास में बताया जा चुका है, ये फॉर्मूला आपको लास्ट क्लास में बताया जा चुका है। आज एक नया फॉर्मूला ऐड हुआ आपकी जिंदगी में, आज एक नया फॉर्मूला आपकी जिंदगी में ऐड हुआ है, तो कर लीजिए। ठीक है, हाँ भाई, क्वेश्चंस करते रहिए, मजा लेते रहिए। आपके लाइफ में एक फॉर्मूला कल लास्ट क्लास में, बेटा पढ़ के नहीं आओगे तो रिपीट ही करते रहोगे। अब मैं सोचो ना, मैं तुमसे नहीं बोल रहा हूँ ना रिपीट करना, मैं रिपीट करवाया। कितनी खुशकिस्मत हो तुम लोग कि तुम टीचर्स को मैसेज कर सकते हो कि सर रिपीट पढ़ाई। अरे नहीं सर पढ़ाई नहीं, अरे हमें पढ़ाई करनी थी क्या सर, क्या बात कर रहे हो, हमें तो लगा हर एक वेडनेसडे टू फ्राइडे आप आओगे, कुछ कुछ मतलब बताओगे। हम तो बस सर आपको देखने आते हैं, पढ़ने के मतलब हमें पढ़ना होता है। हमें लगा अर्जुना में एडमिशन ले लिया और समझ में आ जाएगा सर, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मतलब किसने बोला कि नीट में सिलेक्शन कैसे होगा, तो अर्जुना में पीडब्ल्यू के अर्जुना में एडमिशन ले लो, मैं टाइम टेबल बता देता हूँ, कैसे पढ़ाई करनी है मैं बता देता हूँ, कैसे समझ में आएगा। ठीक है, तुम्हें टाइम टेबल, तुम्हारा फेवरेट टाइम टेबल क्या है कि दिन में 2 घंटे फेसबुक देखना, 2 घंटे इंस्टाग्राम देखना, 2 घंटे और बाकी 4 घंटे लेक्चर देखना। तो 4 घंटे लेक्चर देखते हो, 6 घंटे इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप देखते हो, तो सर सिलेक्शन तो होना चाहिए ना सर, हमने तो पीडब्ल्यू में एडमिशन लिया है। हाँ बेटा एकदम सिलेक्शन होगा, बस नीचे से सिलेक्शन हो जाएगा, एकदम नीचे से सिलेक्शन होगा, टेंशन मत लीजिए। कभी खुद से हाथ पैर नहीं चलाइएगा, दिमाग 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 लगाना होता है। क्या बात कर रहे हो, हमें तो लगा था कि सर आप लोग बस पढ़ा दोगे हो जाएगा, याद करके भी आना होता है, पढ़ के भी आना होता है सर। अच्छा ये भी था सर, हमें तो यार ये चीज ना अलग सर को मेंशन करवा देनी चाहिए पहले से। मैं अभी बोलूंगा कि सर अगली बार एडमिशन लेने से पहले ना बच्चों को बता दिया कीजिए कि कभी कभी बेटा पढ़ना भी होता है, पढ़ के आना भी होता है। ठीक है, हाँ कि सर पढ़ना भी, ये तो सर ये नहीं बताया गया था, हमें ये बताया गया था कि एडमिशन ले लो सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ये तो बताया, ये धोखा हो गया, मुझे ही पता है ये धोखा हुआ है, हम लोगों से गलत कमिटमेंट हुई है शायद। ठीक है, हाँ बेटा गलत कमिटमेंट हो गई है, हमें ये लिखना चाहिए था कि अर्जुना बैच में पढ़ने के साथ साथ आपको घर पे भी पढ़ाई करनी पड़ती है, टर्म्स एंड कंडीशंस बता देनी चाहिए थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है बेटा, कुछ गलतियां हो जाती हैं, जैसे
कुछ दिनों बाद तुम्हें भी अपने आप के ऊपर लगेगा कि ये गलती हो गई है हमसे। कुछ दिन बाद, कुछ लोग होते हैं ठोकर खा के सीखते हैं, कुछ लोग होते हैं शुरुआत में सीख जाते हैं। ठीक है, तो न्यूटन्स फोर्थ थर्ड लॉ जो होता है हर एक के ऊपर वैलिड होता है, रिएक्शन एक्शन का रिएक्शन आता है। ठीक है ना, जितना तुम नहीं पढ़ाई करोगे उतना ही ये नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है, उतना ही तुमसे दूर चलता जाएगा। अदरवाइज जो लोग पढ़ रहे होंगे उनको कोई दिक्कत आएगी नहीं, वो अपना क्वेश्चन करेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन उन्हीं के लिए है, अगला क्वेश्चन इन्हीं के लिए है, बस आपको रिलेशंस याद रखना है। अगला आपको रिलेशंस याद रखना है, ये देख लो अपने पास, करके देख लो। अगला क्वेश्चन जो लोग पढ़ने वाले हैं अपने को शुरू कीजिए भाई साहब। क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल्स, कैलकुलेट कीजिए 6.63 या 6.7 अपने पास जो मर्जी। मैं तो इसको 20/3 लेता हूं ताकि कैलकुलेशन करना आसान होता है, कैलकुलेशन करना आसान होता है। सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन, कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द, क्या होगा एनर्जी का फॉर्मूला, क्या आएगा, एनर्जी कितनी आएगी। वेवलेंथ दिया हुआ है, वेवलेंथ कितना है 45 नैनोमीटर्स। नैनो का मतलब सर पहले समझाया जा चुका है कि सर जब भी इसको लैम्डा दिया जाए 45 इंटू 10 की पावर -9 मीटर्स। सर क्या होगा अगर आपको एनर्जी निकालनी है तो एच सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं। एच की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -34, सी की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइड बाई लैम्डा कितना है 45 इंटू 10 की पावर -9। ये कैलकुलेशन बार बार 6.67 इंटू 3 जो होता है, इसको बार बार आपको बोल रहा हूं क्योंकि आप बार बार करोगे तो हमेशा इसको 20 याद रखिएगा। 10 की पावर -26 डिवाइड बाई क्या आ गया 45 इंटू 10 की पावर -9। 20/45 आप करेंगे इंटू 10 की पावर -9 ऊपर गया +9 तो कितना आ जाएगा -19 आ जाएगा। नहीं नहीं माइनस कितना आ जाएगा, -9 ऊपर गया तो -17 आ जाएगा ना, -9 गया तो +9 तो -17 आ गया। 20/this तो 5 से ये 4 टाइम्स, ये 4/9, 4/9 इज नथिंग 0.444 इंटू 10 की पावर -17 जूल्स आ जाएगा। और इसी को अगर सही से लिखूं तो 4.4 इंटू 10 की पावर, याद करो ये सब कुछ कभी कराया गया था, इसकी वैल्यू बढ़ाओगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 4.4 इंटू 10 की पावर -18 जूल्स हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। 10 की पावर -18 जूल्स आ जाएगा। देख लो जो लोग कैलकुलेशंस कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, बेटा इसकी वैल्यू ना आप देखो शॉर्टकट में बता दूं कि शॉर्टकट में क्या है कि एनर्जी एचसी की वैल्यू हमेशा याद रख सकते हो 20 इंटू 10 की पावर -6। लेकिन भाई कोई ट्रिक और वो सब काम नहीं करेगा, आपको याद करने का सिंपल इसको याद रखना क्योंकि बार बार ये कैलकुलेशन में आएगा। 6.67 को कितना ले लेते हैं 20/3, 3 एंड 3 कैंसिल आउट, क्या आंसर आ जाएगा 20, निकाल लो। आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। हो जाएगा सर, आंसर क्या होगा, डी होगा। चलो अब देखो उल्टा क्वेश्चन दिया हुआ है, अब उल्टा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखना उल्टा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब की बार एनर्जी दी हुई है, एनर्जी दी हुई है, वेवलेंथ दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। अब की बार एनर्जी दी हुई है, वेवलेंथ दिया है, क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। कैसे आएगा, एनर्जी दी हुई है, एनर्जी का फॉर्मूला दिया, एनर्जी दी हुई है और आपको ही पता है NhC/λ भी लिख सकते हो। आपको क्या निकालना है, n की वैल्यू, n नंबर ऑफ फोटॉन्स ही तो निकालना है। पढ़ के देखो, क्वेश्चन पढ़ के देखो क्या लिखा है, फोटॉन्स ऑफ लाइट हैविंग वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम आर नेसेसरी टू प्रोवाइड, कितने फोटॉन्स मिलके 1 जूल एनर्जी बनाएंगे ये बताना है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालो, नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालो, निकालो कैसे आएगा, कितना आएगा। लेमडा की वैल्यू 4000 एंगस्ट्रॉम दी गई है तो 4000 एंगस्ट्रॉम को आपको बार बार एंगस्ट्रॉम को मीटर में लिखिए और बिकॉज 1000 है तो ये 10 की पावर -7 मीटर आ जाएगा। लेमडा की वैल्यू 10 की पावर -7। अब 4000 को 4 इंटू 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि सर अगर आपको ये सब लिखना नहीं आ रहा ना बेटा
मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, बहुत जल्दी जल्दी सफलता की ऊंचाइयों पे जा रहे हैं, बस गिरने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा कि सर 4000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स। 4000 को क्या लिखेंगे, 4 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स। 4 इंटू, अब बेटा देख लो, इतना चाहिए, इतना चाहिए, तो ये भी लिख देते हैं। काहे का मन में अरमान रहे कि सर आपने पूरा बेसिक से नहीं बताया, क्योंकि आपके पास एक ब्लेम गेम करने के लिए एक टीचर तो है ही है। पढ़ाई खुद नहीं करना है वो अलग कहानी, पढ़ाई करना तो हम चल रहे, लेकिन ये देख लो लेमडा की वैल्यू, अगर किसी को इतना टाइम लग रहा है ना, तो बेटा आप बहुत जल्दी सफलता को प्राप्त करने वाले। कौन सी सफलता वो आपको भी नहीं पता होगी। अगर आपको वो उतना कैलकुलेट करने पे आ रहा है, इसका मतलब आपकी बेसिक मैथ्स बहुत शानदार है बेटा, बहुत शानदार है। क्या होगा, लेमडा की वैल्यू आ गई, एन की वैल्यू क्या लिख दूंगा, ई इंटू लेमडा अपॉन एच सी लिख सकता हूं। ई की वैल्यू कितनी है 1, लेमडा की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई एच की वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10⁻34। सी की वैल्यू कितनी 3 इंटू 10⁸। ये देख लो 4 इंटू 10⁻⁻7, नीचे क्या बच गया 20 इंटू 10⁻⁻26। ये 1/5, 1/5 इज नथिंग 0.2, 10⁻⁻26 ऊपर गया, -26 ऊपर गया, +26 हो गया, -7 +26 कितना हो जाएगा, अगर देखें तो 0.2 इंटू 10⁻⁻19 +19 एंड दैट विल बी 2 इंटू 10⁻18। कितना आ जाएगा 2 इंटू 10⁻, राउंड ऑफ वाला आंसर आपका आएगा। कभी एग्जैक्ट आंसर आप नहीं निकाल पाओगे, आपको राउंड ऑफ वाला आंसर निकालना पड़ेगा। तो राउंड ऑफ वाला आंसर ऐसे निकालें, बाकी आपको लेमडा ऐसे निकालना है आंसर। अब ये सब कैसे हो रहा है, ये एक जादू है जो हमने बहुत पहले सीख लिया था, बहुत पहले हमने सीखा था। ये एक जादू है कि सर इसको डेसिमल को इधर लेके आते हैं तो पावर क्या हो जाता है, अगर इसकी वैल्यू बढ़ाई है मैंने तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये बहुत पहले का जादू है जो हमने शुरू किया था। ओके, हाँ रिवीजन करके आइएगा अगली क्लास में भी, नहीं तो और दिक्कत आएगी। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस देख लो। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन ये दे देता हूं, ये देखना अपने पास, ये क्वेश्चन कैसा होगा। एनर्जी दी हुई है, लेकिन एनर्जी किस में दी हुई है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया है। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मतलब कितने जूल्स की एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भी कन्वर्जन बताया था। एनर्जी दी हुई है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकालनी है, निकालो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकालो, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकालो क्या होगा, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकालो क्या होगा। हाँ भाई पढ़ो, अच्छी बात है, जो पढ़ रहे हैं बहुत बढ़िया। स्पैमर्स आते हैं उससे क्या होता है थोड़ा सा हमें, इसलिए बोलता हूँ ना यार, जाते जाते तुम लोग अपना कमेंट अपना फीडबैक देके जाया करो, क्योंकि क्या होता है कि इन लोगों का हमारा मूड थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है कि यार लगता है कि यार कहाँ, मतलब ऐसा तो नहीं सारा बच्चा ही ऐसा है जो मतलब इतना गया गुजरा है नीट की तैयारी करने आ गया। ठीक है, तो आपकी अपनी मर्जी है, जितना हो सकता है ट्राई करो। हाँ टीचर्स को ऑब्वियस हमें भी पता चलना चाहिए ना यार, ऑनलाइन पढ़ने का ये एक लॉस है, ऑफलाइन में इतनी हिम्मत है नहीं किसी की। ऑफलाइन में तो सामने होता है तो पता चल जाता है, ये खुद ना बोल पाए जो यहाँ कमेंट कर देता है रिपीट, उसकी वहाँ औकात ना होगी, क्योंकि बाकी लोग कर रहे होते हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, बट पढ़ने वाले बच्चों के साथ ये दिक्कत होती है ना, वो कमेंट नहीं करते, वो जल्द जाते जाते फीडबैक देख नहीं जाते। और जो पढ़ने वाले नहीं होते उनको तो यही काम रहता है, उनको लगता है टीचर को कैसे और परेशान करे, तो इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, ये देख ले भाई, एनर्जी दी हुई है, एनर्जी दी हुई है तो एनर्जी का फॉर्मूला मैं क्या लगा सकता हूं, H इंटू न्यू लगा सकता हूं। तो न्यू का फॉर्मूला क्या आ गया, E अपॉन एच कर दूं। एनर्जी कितनी है 2 इंटू 1.6 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाई एच की वैल्यू कितनी है 6.67 इंटू 10⁻⁻34। देखो अप्रोक्सीमेटली करोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं कि कितना हो जाएगा 10⁻⁻34 ऊपर गया तो +15 हो जाएगा, इतनी हर्ट्ज हो जाएगी। इसको अप्रोक्सीमेटली 1/2 ले लूं तो अप्रोक्सीमेटली ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, 10⁻15 हो जाएगा। और आपको अगर ऑप्शन दिया जाएगा तो आपको ऑप्शन ऐसा दिया जाएगा, आपको ऐसा ऑप्शन दिया जाएगा, अप्रोक्सीमेशन का आंसर दिया जाएगा, अप्रोक्सीमेशन का आंसर। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर तो नहीं बोला जाएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेशन का आंसर आपको दे दिया जाएगा कि इसके आसपास का आंसर आप टिक कर लेना।
फ्रीक्वेंसी इतनी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी इतनी आ जाएगी। और सर लैम्डा कैसे आता है, तो सी अपॉन न्यू बोलते हैं। लैम्डा का वैल्यू क्या होता है, सी अपॉन न्यू होता है। सी की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10⁸। फ्रीक्वेंसी कितनी आई, तो अगर फ्रीक्वेंसी को देखूं 5 इंटू 10⁻14, ये चला जाएगा 3/5 0.6 इंटू 10 ऊपर गया तो लैम्डा कितना आ जाएगा, 14 - 8 -6 हो जाएगा और ये मीटर हो जाएगा। एक बात देखो, अब यहाँ पे जिसको मैथ्स आती है ना उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मैं चाहूँ ना यहाँ अलग अलग गेम खेल सकता हूँ। लेमडा की वैल्यू इतनी आ गई, कोई बोले तो ये देखो इसको 6 कर दो, इसकी वैल्यू बढ़ा रहे हो, इसकी वैल्यू 10 टाइम्स बढ़ा रहे हो, तो इसकी वैल्यू क्या करोगे, 10 टाइम्स कम करोगे। याद करो साइंटिफिक नोटेशन हमने पढ़ा था ये सब। अगर मेरी मर्जी, 1 मिनट देखना अपने पास, जो लोग साइंटिफिक नोटेशन याद करके हूं ये देखना, अगर मैं इसको 10⁻⁻9 कर दूं, मतलब पावर को कितना डिक्रीज कर दिया, पावर को 2 टाइम्स डिक्रीज कर दिया, पावर को क्या किया 10 100 से डिक्रीज कर दिया, तो इसकी वैल्यू 100 से क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा। वंस अपॉन ए टाइम, कभी साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ा था बेटा, कभी साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ा था हम लोगों ने, हमने ये साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ा था। और याद करो इसी को हम लोग अगर 10⁻⁻9, देख अलग अलग तरीके से। अब जो प्रैक्टिस कर रहा है, जो याद करके बैठा उसको पता है मैं इसी का आंसर 600 नैनोमीटर्स ला सकता हूं। कोई बोलेगा वेवलेंथ निकालो, मैं आंसर लिख सकता हूं 600 नैनोमीटर। तुम बोलोगे सर कहां से आया, अरे बेटा बेसिक मैथ्स लगाया हम लोगों ने। वंस अपॉन ए टाइम जब हम बहुत ज्यादा, जब हमारे अंदर जो अरमान थे, जब हमने सोचा था कि पढ़ाई लिखाई करके कुछ फोड़ेंगे, उस टाइम हमने ये छोटी छोटी चीजें सीखी थी। याद आ रहा है कुछ कि हाँ सर ये 600 नैनोमीटर्स कहाँ से आ गया, अरे सर ये कैसे, अरे भाई कुछ नहीं, इसकी वैल्यू बढ़ाता चला जा, 10⁻⁻6 से -9 चला गया, हो गया, हो जाएगा सर, श्योर हो। अगर तुमसे कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, कोई भी क्वेश्चन दिया जाए इस टाइप का, तो डरो मत। अब देखो डराने के लिए क्वेश्चन कैसे दे दिए जाएंगे, देखोगे ना, डराने के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिया, पता नहीं क्या ही पूछा जा रहा है। अबे कुछ नहीं, ये देख, ये क्वेश्चन पढ़, है बहुत सिंपल सा, अटेम्प्ट करो, पहले खुद से अटेम्प्ट करो। लैंग्वेज पढ़ोगे ऐसा लगेगा पता नहीं क्या ही पूछ रहा है, देखोगे तो कुछ भी नहीं। जल्दी निकालो क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा। वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है। अब की बार स्पीड ऑफ लाइट जानबूझ के ट्विस्ट दिया है, क्या, नैनोमीटर पर सेकंड। अरे बाप रे सर, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या ही पूछ लेगा, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या पूछ लेगा। अरे भाई देख ले अपने पास क्या हो जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है, विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर। वेवलेंथ निकालनी है, सामने वाले की फ्रीक्वेंसी दी गई है। ऊपर की 2 लाइन से कोई मतलब नहीं है शायद मुझे, ऊपर की 2 लाइन सिर्फ और सिर्फ इसलिए दी गई है ताकि तुम जो थोड़ा सा भी होता है ना कमजोर दिल वाले, वो डर जाएं। अरे भाई तुझे फ्रीक्वेंसी दी गई है, वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, C/ν होता है। तुझे क्या मतलब है, तुझे अपना बेसिक पता है, उसको पुट कर दे भाई, तुझे उसका अपना बेसिक पता है, ये पुट कर दे। ये 3/6 कितना हो गया, 1/2 हो गया। ये 10 की पावर कितना आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। इसको तू क्या लिखने वाला है, देख तेरे सामने कैसा मजाक किया जा रहा है। इसको तुम क्या बोल रहे हो सर, 10⁻⁻9 कर दो। मैं एक काम करता हूं, पहले इसको 5 कर देता हूं, 5 करूंगा 10⁻⁻8 मीटर। अगर मैं इसको 10⁻�9 कर दूं तो भाई साहब ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और शायद हम सब लोग, अब थोड़ा सा याद करो तो 10⁻⁻9 को ही नैनो बोलते थे। क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछ रहा है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 50 नैनोमीटर। तो सामने वाला तुम्हें डराना चाहता है, तुम्हारी मर्जी है, डरना चाहो तो डर जाओ और नहीं तो अपना आंसर निकाल लो। वो ये पहले 2 लाइंस का कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा, वो जानबूझ के मैचे ले रहा है कि हाँ भाई साहब आप फंसो तो सही। ऐसे लिख रहा है स्पीड ऑफ लाइट, पता नहीं क्या दिया हुआ है स्पीड ऑफ, अरे भाई क्या फर्क पड़ रहा है। एक बात बताए, स्पीड ऑफ लाइट कोई बोल रहा है सर कैसे, इतना गंदा सा, नैनोमीटर पर सेकंड लिखा है। एक बात बता, नैनो का डेफिनेशन पुट कर, नैनो का मतलब क्या होता था यार, नैनो का मतलब यही होता था ना। देखना सेम चीज दी गई है क्या, वो तुझसे मजे ले रहा है बस एग्जाम हॉल में। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, बस तुमसे मजे लिए जा रहे हैं ताकि वो तुम्हें पता है कि सामने वाला को डर लग जाएगा, अच्छा ये दिया है पता नहीं कौन सी चीज होगी। अबे वो मजे ले रहा है और कुछ नहीं। ये देख ले, नैनोमीटर पर सेकंड दिया है, वो सेम वैल्यू है। आपको सिंपल सा, आप अपने एग्जाम हॉल में बस ये दिमाग में रखिए कि लैम्डा दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है, रिलेशन निकालिए। हाँ ये कन्वर्जन आपको आनी चाहिए, ये कन्वर्जन हमने फर्स्ट क्लास में की हुई है, मतलब पहले चैप्टर में किया हुआ है। हो जाएगा सर, श्योर हो।
अरे सर क्वेश्चन देखोगे ना कभी भी, मान लो कोई रेडिएशन, अब देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, सबने पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, कंजर्व रहती है। मास क्या रहती है, कंजर्व रहती है। ध्यान से सुनना, एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। मास क्या रहती है, कंजर्व रहती है। अब देखना अपने पास, सर ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखो कैसे फॉलो होता है। आप कोई बोल दे, ये देखना, सुनना कहानी को भाई, नहीं तो फिर बोलेगा रिपीट रिपीट। भाई सुन ले, अगर पढ़ने वाला बच्चा है ना, सुन, देख ध्यान से सुन। एक कोई बॉडी है, मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर एक रेडिएशन आई, कितनी फ्रीक्वेंसी की आई, न्यू फ्रीक्वेंसी की आ गई। मान ले अपने पास न्यू फ्रीक्वेंसी की आई, ये न्यू फ्रीक्वेंसी की बॉडी ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया, और यहां से एक न्यू वन आया और यहां से एक न्यू टू फ्रीक्वेंसी गई। ध्यान से देखना, एक बॉडी है जिसने क्या किया, एक फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब किया और ये फ्रीक्वेंसी को एमिट कर रहा है। ये फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इधर एब्जॉर्ब हो रही है और इधर क्या हो रही है, एमिट हो रही है। किसी ने पूछ दिया कि सर इनके बीच का रिलेशन बताओ, किसने पूछ दिया इनके बीच का रिलेशन बताओ, तो भाई कुछ नहीं, क्या करना होता है, एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कंजर्व रहती है। एक बात बताओ, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड कितनी होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड कितनी होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल्स टू एनर्जी रिलीज्ड, निकाल सकते हैं। एब्जॉर्ब कितनी एनर्जी हो रही है, इसको लिख सकते हैं एच न्यू। कितनी एनर्जी रिलीज होगी, सर इसके अंदर से कौन सी एनर्जी रिलीज होगी, एच न्यू वन प्लस एच न्यू टू। इसके अंदर से कौन सी एनर्जी रिलीज होगी, यही होगी ना। एमिट होना मतलब यह क्या हो गया, रिलीज हुआ। एमिट होना मतलब ये रेडिएशन बाहर निकल गई। तो क्या हो जाएगा, ये देखना अपने पास, सर एच कॉमन ले लूं, एच कॉमन ले लूं, तो एच कॉमन जैसे ही लूंगा न्यू वन प्लस न्यू टू आ जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो। तुमसे एग्जाम हॉल में पता है क्या पूछेगा, इसी का देखो डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या दे देगा, ये देख लो अपने पास। अब बॉडी एब्जॉर्ब्स, ये देख लेना अपने पास, 3 into 10 की पावर 15 हर्ट्ज रेडिएशन and emits two radiations. One radiation has frequency 10 की पावर 15 हर्ट्ज. What will be the frequency of अदर रेडिएशन? अब देखो, तुम्हें एग्जाम हॉल में अब चाहो तो तुम भैया बैठ के इसको डिराइव करते रहो, या फिर कोई सामने वाला समझदार होगा वो समझ जाएगा कि सर कहानी कहना क्या चाहता है। हाँ भाई ऑब्वियस है ना, एनर्जी आई, मान लो तुम्हारे अंदर कोई एनर्जी आई, तुम क्या करते हो, तुम अपने अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब करते हो और फिर क्या करते हो, रिलीज करते हो ना। तुमने सबने सीख रखा होगा कि हमें जो कलर्स दिखते हैं वो क्यों दिखते हैं, बिकॉज कोई लाइट आती है वो रिफ्रैक्ट होके जाती है, यही होता है ना भाई। अपने आप हम लाइट के सोर्स थोड़ी ना कि हमसे कोई लाइट निकल रही है, ऐसा नहीं होता ना। हम पे कोई लाइट आई, एब्जॉर्ब हुई और रेडिएट हुई, वही चीज यहाँ पे। ये ध्यान से देखना अपने को, ये कहना क्या चाह रहा है कि सर एक रेडिएशन, एक बॉडी है उसके अंदर कितने रेडिएशन आई, 3 × 10 की पावर 15 हर्ट्ज की रेडिएशन आई। इसमें से एक रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी कितना है, न्यू1 की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर 15 हर्ट्ज। ये पूछ रहा है दूसरे का फ्रीक्वेंसी बताओ, ये लिख सकता हूं, ये देखना अपने पास, 3 × 10 की पावर 15 इज इक्वल्स टू 10 की पावर 15 प्लस न्यू2 लिख सकता हूं। और अब जो लोग बेसिक भूल चुके हैं भाई साहब, 10 की पावर 15 कॉमन ले लूं, याद कीजिए कुछ, 10 की पावर 15 कॉमन ले लूं तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 × 10 की पावर 15 हर्ट्ज आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 2 × 10 की पावर 15 हर्ट्ज आ जाएगा। शायद आप लोग भूल चुके हो, शायद 10 की पावर 15 कॉमन लेना भूल चुके हो, तभी ये हालत आ रही है। 2 × 10 की पावर 15 हर्ट्ज आएगा अपना आंसर। एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एप्लीकेशन देख लो, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली ऐड हो जाती है। क्यों? अगर दो रेडिएशंस आई, आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो सिंपल सा क्या करना, इधर से रेडिएशन आई, इधर से अगर रेडिएशन जा रही है तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली न्यू1 प्लस क्या हो जाता है, न्यू2, इधर से एब्जॉर्ब हुआ, इधर से रिलीज हो गया। फ्रीक्वेंसी पे ये रूल होता है, फ्रीक्वेंसी पे ये रूल लगता है। सुनना अपने पास, ध्यान से सुनना। अब अगला क्वेश्चन होगा डायरेक्ट आप बता सकते हो। हाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। गलती करने से डर नहीं लगता साहब, गलती करने से डर नहीं लगता है। गलती करो ठीक है, सीखो, क्योंकि दिक्कत ये है ना कि तुम अभी पता भी नहीं है कि तुम किस चीज से गुजर रहे हो, मतलब कौन सी चीज से गुजर रहे हो ये पता भी नहीं है तुम्हें। बस सीखते चलो, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी, और कुछ नहीं। ठीक है, ये देखो
अब देखना एक चीज और देखना। अगर मैं तुमसे बोलता, अब देखना एक और चीज, अब देखो अगर कोई बोल दे कि सर ये जो है ये वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुआ, ये वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुआ, ये देखना वेवलेंथ में सेम फॉर्मूला नहीं लग सकता। ये देखना ये λ1 इसका λ2, ये एमिट हुए या रिलीज हुए, एक बार बताना एमिट हुए या रिलीज हुए, ये बात बताना। इसमें भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा, इसमें भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा, लेकिन इसमें वेवलेंथ डायरेक्ट ऐड नहीं होगा। क्यों? ये देखना अपने पास एनर्जी, अभी तुम्हें जो ट्रिक बताई या एनर्जी एब्जॉर्ब्ड का बताया, वही क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। और एनर्जी एब्जॉर्ब कितना हो रहा है, hc बाई लेमडा हो रहा है। एनर्जी इससे कितना रिलीज होगा, hc बाई लेमडा 1 होगा। इससे कितना एनर्जी रिलीज होगा, hc बाई लेमडा 2 होगा। सर देख लो hc कॉमन ले लें तो मेरे पास 1 बाई लेमडा 1 प्लस 1 बाई लेमडा 2। एग्जाम हॉल में आपसे ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली ऐड हो जाता है, लेकिन लेमडा जो होता है वो इनवर्सली ऐड होता है। 1 बाई लेमडा 1 प्लस 1 बाई लेमडा 2। मतलब अगर यही क्वेश्चन मैं ऐसे दे दूं, ध्यान से देख लेना अपने पास, अगर मैं यही क्वेश्चन दे दूं कि भैया अगर तुम्हारी एनर्जी, अपने को देख लो अपने को, अगर तुम्हारी एनर्जी 300 नैनोमीटर का वेवलेंथ आ गया, लेमडा इज इक्वल टू 300 नैनोमीटर का वेवलेंथ आ गया, तो सामने वाला अगर क्या जा रहा है, अगर सामने वाला, अगर मैं बोलता हूं 400 नैनोमीटर का है, सामने वाला 400 नैनोमीटर का है, तो सर इसकी वैल्यू, इसका लेमडा की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालोगे? इसके लेमडा की वैल्यू कैसे निकालोगे? सर कुछ नहीं, क्या करना है, यहाँ लेमडा 2 लिख देता हूँ, यहाँ लेमडा 1 लिख देता हूँ, तो कुछ नहीं, 1 बाई लेमडा इज नथिंग 1 बाई लेमडा 1 प्लस 1 बाई लेमडा 2। सीधा सीधा आपको आंसर पुट करना है 1 बाई 300 1 बाई 400 1 अपॉन लेमडा 2। 1 अपॉन लेमडा 2 इज नथिंग 1 बाई 300 माइनस 1 बाई 400। कैल्शियम लेंगे 1200, या ऐसे कर देता हूँ 300 इंटू 400, 400 माइनस 300 कितना आ जाएगा, 1 बाई लेमडा 2, 100 अपॉन 300 इंटू 400। ये देख लो 1 बाई 1200 आ गया, तो लेमडा 2 की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1200 नैनोमीटर्स आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1200 नैनोमीटर्स आ जाएगी, 1200 नैनोमीटर्स आ जाएगी। ध्यान से देख लो, माइनस में किसका आ गया भाई, कहाँ चल रहे हो, 1200, अरे 1 बाई लेमडा किज नथिंग, इतना एब्जॉर्ब हो रहा है और ये दो एमिट हो रहे हैं, तो 1 बाई लेमडा जो एब्जॉर्ब होगा और जो एमिट होगा, पुट करो आंसर आएगा 1200 नैनोमीटर्स आ जाएगा, 1200 नैनोमीटर्स आ जाएगी। श्योर हो तो ये निकाल लो, पक्का। तो एनर्जी ऐसे ऐड होती है, ये चीजें ऐसे की जाती हैं, रिलीज करते रहिए, देखते रहिए। हाँ भाई, ये अपने पास चीजें हो रही होंगी। अब देखोगे तो अपने को एनर्जी आ गया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली ऐड होती है, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली ऐड होती है, वेवलेंथ ऐसे ऐड होता है, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली ऐड होती है, वेवलेंथ ऐसे ऐड होता है। अब यहाँ पे रदरफोर्ड मॉडल के बाद एक्चुअली क्या हुआ, डिस्कशन शुरू हो गया ड्यूअल नेचर पे ऊपर। रदरफोर्ड की डिस्कशन के बाद स्टार्ट किस पे हुआ, डिस्कशन स्टार्ट हो गया, डिस्कशन हमारा ड्यूअल नेचर पे। ड्यूअल नेचर पे या ड्यूअल नेचर के ऊपर हम बात करें, ये ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट क्या होती है, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट क्या होती है। तो दो टाइप की लाइट का देखना अपने पास, ड्यूअल नेचर क्या होता है, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, इसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट हो गया। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट मतलब लाइट के अंदर दो टाइप के नेचर होते हैं, लाइट के अंदर दो टाइप के नेचर होते हैं, एक को बोलते हैं पार्टिकल नेचर, एक को बोलते हैं पार्टिकल नेचर, और एक को बोलते हैं वेव नेचर। वेव नेचर और पार्टिकल नेचर का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना बेटा। वेव नेचर का मतलब क्या होता है, वेव नेचर का मतलब जैसे तुम सबने पढ़ रखा है कि लाइट क्या करता है, रिफ्लेक्शन दिखाता है, लाइट क्या करता है, रिफ्रैक्शन दिखाता है, लाइट क्या करता है, रिफ्लेक्शन दिखाता है, लाइट क्या करता है, रिफ्रैक्शन दिखाता है, लाइट क्या करता है, आगे जाके पढ़ोगे इंटरफेरेंस दिखाएगा, लाइट क्या करेगा, डिफ्रैक्शन दिखाएगा, लाइट क्या करेगा, डिफ्रैक्शन दिखाएगा। ये सब वेव नेचर है। वेव नेचर का मतलब क्या हो गया, जो वेव की तरह, याद करो तुम सबने फिजिक्स में अपने पढ़ रखा है कि लाइट एक रेडिएशन की तरह आएगी, बेंड होगा तो ऐसा चलेगा वैसा चलेगा। ये क्या है, एक वेव नेचर है, मतलब लाइट बेंड हो जाएगी, वेव नेचर है। लेकिन पार्टिकल नेचर का मतलब क्या, जैसे तुम एक वेव नहीं हो भाई। बॉल को देखा है कभी मूवीज में या कहीं देखोगे, अपने पास आईपीएल में देखोगे, तो बॉल जो होती है, बॉल जो होता है उसके अंदर मास है, उसके अंदर वेलोसिटी है। पार्टिकल का मतलब क्या हुआ, आके हिट करेगा, पार्टिकल हिट करता है आपको। पार्टिकल मतलब मैं अगर किससे टकराऊंगा तो उसको चोट लगेगी,
वेव से चोट नहीं लगेगी। ऐसा नहीं कि लाइट आई तो गिर गया, अरे सर साउंड की लाइट बहुत तेज आई गिर गया मैं, ऐसा नहीं होता। वेव नेचर क्या है, उसका फेनोमेना होगा, डिस्पर्जन होगा, डिस्पर्जन होगा, ये सब मतलब होता है ना डिस्पर्जन, ये सब चीजें होंगी कि अरे सर लाइट मस्त घूम रहा है, टिंडल इफेक्ट हो रहा है, ये सब हो रहा है, वो लाइट का एक नेचर है, वो वेव नेचर कहलाता है। पार्टिकल नेचर का मतलब क्या हो गया, पार्टिकल नेचर का मतलब क्या हो गया भाई, वो तुम्हें धक्का मार के, पार्टिकल नेचर मतलब जिसके अंदर मोमेंटम होगा, जिसके अंदर एनर्जी होगी। पार्टिकल नेचर का मतलब क्या होता है, आपके अंदर क्या होगा, मोमेंटम होना चाहिए। पार्टिकल मतलब जो आपके अंदर, अब हवा, एक बात बताओ सर, एक इलेक्ट्रॉन के आने और जाने से, अब कोई मान लो कोई बोल रहा है साउंड वेव से, साउंड वेव से आप गिर थोड़ी ना जाओगे, साउंड वेव से आप गिरोगे नहीं, हाँ आपके कानों में दर्द हो सकता है, ये चीज हो सकती है, लेकिन अगर एक गाड़ी आई और गाड़ी हिट करके चली जाए, एनर्जी दे के चली जाए, वो अपने पास मोमेंटम एनर्जी आ जाए, या हम बोल सकते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये सबसे बड़ी डिस्कवरीज में से एक थी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ये किसको प्रूफ कर रहा था, क्वांटम थ्योरी, किसको प्रूफ कर रहा था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब किसको प्रूफ करते, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये किसको प्रूफ करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पार्टिकल नेचर को। फिर से अगर बात करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद, अगर मैं बात करूं अपने पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये भी किसको प्रूफ करता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये भी किसको प्रूफ करता है, पार्टिकल नेचर को। ये दोनों टॉपिक्स आज के टाइम पे एनसीईआरटी ने हटा दिए हैं, तो थोड़ा सा हम इसको लेट पढ़ेंगे बट ये थोड़ा सा लेट पढ़ेंगे क्योंकि एनसीईआरटी ने थोड़ा इसको साइड कर दिया है। आज के टाइम पे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बाद इन्होंने ये वाला पोर्शन केमिस्ट्री से हटा दिया है, ठीक है ना, केमिस्ट्री से हटा दिया हुआ है। तो ये वाली चीजें, हाँ पोलराइजेशन, बहुत सारी चीजें होती है बेटा, आप फिजिक्स पूरी थोड़ा ना पढ़ाऊंगा मैं यहाँ पे, पूरी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं फिजिक्स की, बहुत सारी चीजें यहाँ दिखेंगी। ये दो चीजें हैं आज के टाइम पे एनसीईआरटी थोड़ी सी कट की गई हैं, इसलिए इसको अभी नहीं पढ़ेंगे, इसको अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले, हमने क्या पढ़ लिया, डिस्कवरी पढ़ लिया, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ लिया, थॉमसन मॉडल पढ़ लिया, बीच की सारी कहानी पढ़ ली। अब जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, वो क्या है, तो वो है सबसे इंटरेस्टिंग सा फैक्चुअल पॉइंट। पहली बार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेटा अभी के आपका अगले टेस्ट में नहीं आएगा, डोंट वरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपके पास, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्वेश्चंस अभी नहीं आएंगे आपका, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, बिकॉज आज के टाइम पे एनसीईआरटी से एनटीए ने हटा दिया है, तो इसलिए हम थोड़ा सा लेट करते हैं, ठीक है ना, लेट करेंगे और कुछ नहीं। ओके, अब जो स्टार्ट करने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और वो क्या है, तो वो है अपने पास बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल क्या है, बोर्स मॉडल, या फिर हम बोल देते हैं कि सर बोर जो होता ना, सबसे साइंटिस्ट, बहुत तगड़े साइंटिस्ट थे, और इन्होंने क्या बोलना शुरू किया, इन्होंने किसका उठाना शुरू किया, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। देख लो किसके ऊपर, रदरफोर्ड के जस्ट बाद बोर्स मॉडल नहीं आया था, ध्यान सुनना बेटा, रदरफोर्ड के जस्ट बाद बोर्स मॉडल नहीं आया था बेटा। अब तू अपना सिलेबस डिसाइड कर लेना, देख दो टाइप के लोग होते हैं, एक टीचर्स को रिस्पेक्ट देते हैं, अब तुझे अपना सिलेबस पता है तो तू बेटा कर लेना सिलेबस जाके, ठीक है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ने दे यार, प्लीज प्लीज कमेंट सेक्शन बंद कर लो यार, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना, तो प्लीज अपने पास देखना। मैं ये बोल रहा था कि बोर्स मॉडल की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वही लोग हैं जो एग्जाम में भी, स्कूल में भी कुछ नहीं कर पा रहे, यहाँ भी कुछ नहीं कर पा रहे। स्कूल में ये बोलते हैं कोचिंग में पढ़ लेंगे, कोचिंग में ये बोलते हैं कि हम स्कूल में पढ़ लेंगे, और दोनों जगह में से कहीं नहीं रहते, ठीक है ना। एनसीईआरटी में गिवन, एक बंदा बता रहा है मुझे, हाँ मुझे भी पता है एनसीईआरटी में गिवन है, मैंने क्या बोला, एनटीए ने अभी साइड किया हुआ है, तो इसलिए उसको नहीं हटा रहे, नई वाली एनसीईआरटी लोगे तो उससे पीछे चला जाएगा वो, ठीक है। क्या है, चलो कोई नहीं बेटा, मौका मिलता है सबको, हम भी तुम पे हंसेंगे, लेकिन हमारा हंसना थोड़ा लेट हंसेंगे, ठीक है। ये देख लो अपने पास, ये किसके ऊपर बेस्ड है, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के ऊपर, कि किसी रेडिएशन के अंदर एनर्जी होता है, किसी रेडिएशन के ऊपर क्या होता है, एनर्जी होता है। हाँ मैं डिसेबल करने का ऑप्शन करता हूँ, सोच तो यही रहा हूँ थोड़ा, ठीक है ना, कि ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, इसको मैं देखता हूँ। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस की बात कर रहा हूं, कि ये क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन है, क्लासिकल लॉज ऑफ फिजिक्स को फॉलो करता है। इसके साथ बोर्स मॉडल के साथ एक ही अच्छी बात थी, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, ये देखना बेटा, जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, मतलब हाइड्रोजन के ऊपर एप्लीकेबल होगा, हीलियम के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, ध्यान से देखना, हाइड्रोजन के ऊपर, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के ऊपर नहीं होता, हीलियम प्लस के ऊपर होता है, लिथियम +2 के ऊपर होता है। बोर्स मॉडल किसके ऊपर बेस्ड है, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, क्योंकि
क्योंकि ये क्वांटम थ्योरी पे है। तो जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं वो ये होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं वो ये होते हैं, ये ध्यान रखना। क्वांटम थ्योरी के ऊपर बेस्ड कौन है? बोर्स मॉडल, या फिर हम बोल सकते हैं क्लासिकल लॉज। क्लासिकल लॉज मतलब पुरानी वाले लॉज जिसमें मोमेंटम होता है, एनर्जी होता है, फोर्स होता है, वो होता है, वो सारी चीजों पे कौन बेस्ड है? बोर्स मॉडल। इसमें क्या होता है? बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन। अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि बोर्स मॉडल किसके ऊपर वैलिड है, बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल है, तो देख लेना अपने पास। जैसे मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूं, एप्लीकेबल टू फर्स्ट वन अगर लिथियम पे बोल दूं, सेकंड वन लिथियम प्लस वन पे बोल दूं, थर्ड वन लिथियम प्लस टू पे बोल दूं, और फोर्थ वन हीलियम पे बोल दूं, बोर्स मॉडल किसके ऊपर बेस्ड होगा? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में बेटा, चैट सेक्शन बताओगे किसके ऊपर? जिसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन हो। कौन सा होगा? अब बताओ बेटा, चैट सेक्शन में जल्दी जल्दी बताओ कौन सा होगा जहां बोर्स मॉडल वैलिड होगा? किसके ऊपर बोर्स मॉडल वैलिड होगा? किसके ऊपर वैलिड होगा? जो सिर्फ और सिर्फ क्या हो? जिसका एक इलेक्ट्रॉन हो। लिथियम को देखोगे तो लिथियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लिथियम के ऊपर? इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 3। लिथियम प्लस के बारे में बात करें तो लिथियम प्लस के ऊपर कितने होते हैं? 2। लिथियम प्लस 2 के बारे में बात करेंगे कितने हो जाते हैं सर? 1। लिथियम प्लस 3 नहीं, लिथियम पे तो लिथियम किसके ऊपर वैलिड होगा? बोर्स मॉडल सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर एप्लीकेबल है? लिथियम प्लस 2 के ऊपर, क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। लिथियम के ऊपर वैलिड नहीं होगा, लिथियम प्लस के ऊपर वैलिड नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जहां होगा वहीं पे बोर्स मॉडल वैलिड होगा। ये दिमाग में रखना। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस याद रखिएगा कि बोर्स मॉडल किस पे बेस्ड है, किस पे नहीं है। बोर्स बहुत बड़े साइंटिस्ट थे नहीं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने रदरफोर्ड को देखा। याद करो, रदरफोर्ड ने कुछ बातें बोली थी, रदरफोर्ड की जो गलतियां थी ना उसी को सही किया उन लोगों ने। और बोर्स ने क्या किया? कुछ एजम्पशंस मान लिए। ये इतना तगड़ा बंदा था ना, बोर्स ने एक तुक्का मारा। अभी एक तुक्का मार देगा, आज एक तुक्का मार देगा, वो पता है वो तुक्का प्रूफ करने में हमें कितना टाइम लगेगा? जब पूरा बोर्स पढ़ लेंगे, नया बंदा आएगा, वो जाके उसका तुक्का प्रूफ करेगा। तुक्का इतना शानदार तुक्का मारेगा ना, सही हिट होगा, वो सही हिट होगा। इतना देखो, होता है ना साइंस में कि आप इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो, इतनी ज्यादा चीज जान जाते हो कि आप तुक्का ही मारोगे तो सही फिट होगा। वही वाली हालत है। बोर्स क्या करेगा? एक तुक्का मारेगा। अभी ये क्या करेगा? ये बहुत बड़ा प्रूफ लेके नहीं आएगा, इसने एक चीज सेलेक्ट कर ली। बोर्स का एटम जो होता है, बोर्स एटम कहीं लिखा हुआ है ना, अगर तुमसे कहीं लिख दिया जाए बोर्स एटम, बोर्स को फर्स्ट नंबर से बहुत प्यार था तो उसका मतलब समझ जाना हाइड्रोजन एटम। कहीं ऐसा लिख दिया जाए बोर्स ऑर्बिट, ऑर्बिट लिखा जाए बोर्स ऑर्बिट, समझ जाना कौन सा ऑर्बिट की बात की जाएगी? हमेशा इसको हमेशा एक इलेक्ट्रॉन से प्यार था, हमेशा एक इलेक्ट्रॉन से प्यार था। बोर्स ना हमेशा एक से बंदे, मतलब सिंगल बंदे से इसको प्यार था, सिंगल वाले लोगों से। ये देख लो, बोर्स मॉडल किसके पास? एक इलेक्ट्रॉन पे। बोर्स ऑर्बिट एक इलेक्ट्रॉन का एटम, बोर्स ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट की बात की जा रही है। तुमसे क्या बोल रहा हूं कि बोर्स ने क्या किया? तुक्का मारना शुरू किया। बोर्स ने बोला मैं इमेजिन करता हूं, और इमेजिनेशन में क्या किया? देखोगे तो हंसी आएगी। वही चीजें जो रदरफोर्ड ने बोली थी, बस उसमें मैथ्स घुमा दिया। मैथ्स कैसे घुसाया देखना। बोर्स के कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं, एजम्पशंस को केमिस्ट्री में हम लोग क्या बोलते हैं? पोस्टुलेट्स। बोर्स के कुछ पोस्टुलेट्स थे, ये देखना क्या पोस्टुलेट्स थे। पहला पोस्टुलेट क्या था? फर्स्ट पोस्टुलेट उसने क्या माना था? इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स में से फर्स्ट पोस्टुलेट क्या माना था? इसने वही चीज जो रदरफोर्ड ने बोली थी बेटा, बाकी सब कुछ सेम है। देखना ध्यान से। Atom has nucleus where all protons and neutrons are present. Size of nucleus is very small and it is present at the center of the atom. बेटा ये मानने की जरूरत क्या थी? ये तो रदरफोर्ड ने ही बता दिया था। ये तो मानने की जरूरत क्या थी? तो रदरफोर्ड ने ही बता दिया था। तो ये पहला पोस्टुलेट बस वही है, रदरफोर्ड की कहानी को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सेकंड पोस्टुलेट भी रदरफोर्ड की ही कहानी है। शायद याद करो, रदरफोर्ड ने भी यही बात बोली थी कि भैया जो पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो सर्कुलर होगा। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे सर? रोटेट करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। सेकंड पोस्टुलेट भी एग्जैक्टली रदरफोर्ड की तरह होगा। ध्यान से देखना, सेकंड पोस्टुलेट भी क्या होगा? रदरफोर्ड की तरह होगा। और रदरफोर्ड में एक बात बताई गई थी, शायद याद करो, मैंने बताया था कि ये न्यूक्लियस है, इधर इलेक्ट्रॉन है, ये इधर अंदर की तरफ क्यों नहीं आ रहा? इधर अंदर की तरफ क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज यहां पे जो कुलंबिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो कुलंबिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो कुलंबिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसको कौन बैलेंस कर देता है? उसको कौन बैलेंस कर देता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कर देता है। उसको कौन बैलेंस कर देता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कर देता है। कुलंबिक फोर्स को कौन बैलेंस कर देगा? उसके कुलंबिक फोर्स को, कुलंबिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, उसको कौन बैलेंस कर देगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
इसको कौन बैलेंस कर देगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कूलम्बिक फोर्स का, अब कूलम्बिक फोर्स कौन बैलेंस हो जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स कहां नहीं आ रहा? अंदर की तरफ नहीं आ रहा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन कहां नहीं आ रहा? अंदर की तरफ नहीं आ रहा। अब इसको और ज्यादा डिटेल में जाएंगे, इसलिए ध्यान से सुनना। इसको और ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो और ध्यान सुनना। दो चार्जेस हैं बेटा, देख लो अपने पास, ये नोट करके पॉइंट हम लोग ऐड कर रहे हैं। दो चार्जेस हैं, ध्यान से देख लेना। दो चार्जेस हैं, ये देख ले भाई, दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? R। तो दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, फोर्स या बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कूलम्बिक फोर्स जो हम बोलते हैं। प्लीज बेटा ये थोड़ी फिजिक्स की चीजें हैं, आपको अभी के लिए बस याद रखनी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है? K Q1 Q2 by R square, where K is a constant, where K is a constant, K क्या है? एक कांस्टेंट है। Q क्या है? चार्ज है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दो चार्जेस के बीच में, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बिक फोर्स किसके इक्वल होगा? K Q1 Q2 by R स्क्वायर, K Q1 Q2 by R स्क्वायर। ये देखना, अगर इनके बीच में कोई बोले पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो, अगर कोई बोले पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो, इनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तो इसका फॉर्मूला याद रखना, K Q1 Q2 by R हो जाएगा। इनके बीच में कोई पोटेंशियल एनर्जी बोलेगा तो K Q1 Q2 by क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। ये फिजिक्स की तरह है भाई, ये फिजिक्स का है। जैसे आपको याद करो, फिजिक्स में आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा होगा, G M1 M2 by R स्क्वायर, G M1 M2 by R स्क्वायर। यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे भी वही सेम चीज है। K की वैल्यू बेटा तुझे अभी नहीं पता करनी, नहीं बताना है मुझे, बस इतना जान जाए कांस्टेंट होता है जो फिजिक्स में अगले साल एक चैप्टर के फॉर्म में आएगा, वहां पढ़ते रहना, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, मतलब के। अब यार फिर वही बात है ना कि इसको बताऊंगा फिर तुम आगे चले जाओगे, बोलोगे सर ये बताओ। इसकी वैल्यू याद रखो, 9 × 10⁹ होती है भाई। अब इससे ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा मैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। आर क्या है? डिस्टेंस। आर क्या है बेटा? डिस्टेंस है। आर क्या है? डिस्टेंस है। दूसरा सर सेंटर, ये एक चीज हो गई। दूसरा, कभी भी याद रखना, अगर आर डिस्टेंस पे, ये देख लो अपने पास, m मास का बॉडी v वेलोसिटी से घूम रहा है, v वेलोसिटी से घूम रहा है, याद रखना। m मास का बॉडी अगर v वेलोसिटी से घूम रहा है तो इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये देख लो, सेंट्रीपिटल या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सर्कुलर मोशन में दो चीज याद रखिएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगता है? mv²/r। याद रखना, ये डायरेक्ट बेटा अभी के लिए आप फिजिक्स का ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। 10th क्लास में पढ़ा था तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा था तो कोई दिक्कत नहीं। मैं मान के चल रहा हूं कि सबसे ज्यादा शानदार बैच हमारा ही है। एंगुलर मोमेंटम एक चीज होती है, एंगुलर मोमेंटम एक मोमेंटम होता है। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम हम लोग बोलते हैं मास इनटू वेलोसिटी। और एंगुलर मोमेंटम कब होता है? जब सर्कुलर मोशन में होते हो। जब आप सर्कुलर मोशन में होते हो तो याद रखिएगा, जब भी आप सर्कुलर मोशन में होंगे तो आपके ऊपर दो चीजें आपको पढ़नी है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है और एक क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। तो नोट करके ये दो पॉइंट याद रखिएगा, नोट करके ये दो पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। नोट करके ये दो पॉइंट याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्जेस के बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा? K Q1 Q2 by R स्क्वायर। इन दो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितना लगता है? K Q1 Q2 by R। अगर कोई सर्कुलर मोशन में है, m मास का बॉडी v वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन पे है, r क्या है? रेडियस, तो उसका सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? mv²/r। एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? mvr। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, mvr। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, नोट में ही तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, चार्ज ऑन न्यूक्लियस कितना होगा? चार्ज ऑन न्यूक्लियस कितना होगा? न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा? न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा? चार्ज ऑन न्यूक्लियस क्या लिख सकता हूं? चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन लिख सकता हूं, चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन लिख सकता हूं, देख लो। और प्रोटॉन के कारण चार्ज कितना होगा? एक एक के ऊपर चार्ज कितना होगा? चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन्स मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू चार्ज ऑन वन प्रोटॉन लिख सकता हूं। ये देख लो भाई, क्योंकि बार बार ये चीजें आएंगी इसलिए बार बार सारे पॉइंट्स एक साथ लिख दे रहा हूं, सारे पॉइंट्स एक साथ लिख दे रहा हूं। ये देख लो, न्यूट्रॉन्स का चार्ज नहीं होता ना भाई, न्यूट्रॉन्स का चार्ज तो 0 होता है। न्यूक्लियस पे जो भी चार्ज होगा, न्यूक्लियस में रहते कौन कौन है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। लेकिन न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज ही नहीं होता ना भाई, क्या बात कर रहा है यार।
चार्ज ड्यू टू न्यूट्रॉन अभी लिखूं क्या? हे भगवान, हिम्मत मुझे चाहिए, तुम्हें नहीं भाई। ठीक है। हाँ, मेरी एक क्लास होती है ना यकीन वालों के साथ, उस क्लास में मैं जाता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि यार क्या बच्चे हैं यार, ये अगले साल ऐसे फोड़ेंगे वैसे फोड़ेंगे। यहाँ आता हूँ तो लगता है अबे यार ये तो टेंथ में कुछ करके ही नहीं आए भाई, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, इतना छोट छोट चीज बतानी पड़ रही है। ठीक है, कोई नहीं, होता है होता है, सबके दिन होते हैं। हाँ, इसीलिए अब मुझे समझ में आता है कि सारे टीचर्स मतलब 11th लेना क्यों नहीं चाहते। ठीक है, चलो ये देखो क्या होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम लोग क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर लिखते हैं। और एक प्रोटॉन के चार्ज को याद करो, हम लोग ई किसको बोलते थे? ई माइनस किसको बोलते थे? ई माइनस किसको बोलते थे यार, याद है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ई प्लस किसको बोलते थे? प्रोटॉन के चार्ज को ई प्लस बोलते थे, याद करो, ये सब चीजें हमने पढ़ी हुई हैं शायद। तो इसको क्या लिखूंगा? चार्ज ऑन न्यूक्लियस कितना होता है? +ZE। किसी न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है? +Z इंटू ई। कितना चार्ज होता है? +Z इंटू ई। अब सर अब यूज करना शुरू करो। मेरे पास नोट में ये 3 पॉइंट्स आ गए, मेरे पास नोट में ये 3 पॉइंट्स आ गए। क्या 3 पॉइंट्स होंगे भाई? हर एक चीज का रीजन कोरोना वायरस नहीं दे सकते भाई, कोरोना वायरस को बीते हुए बहुत टाइम हो गया है, ध्यान से सुनना। मेरे पास 3 रीजंस आ गए। कौन कौन से? दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगता है? K Q1 Q2/r²। पोटेंशियल एनर्जी ये होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स ये होता है, एंगुलर मोमेंटम ये होता है, और किसी न्यूक्लियस पे जाते हैं तो चार्ज इतना होता है। ये 3 पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए, ये 3 पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए, ये 3 पॉइंट्स ये हो गए, ये 3 पॉइंट्स ये हो गए। अब एक बात बताओ, एक बात बताना, ये 3 पॉइंट्स हो गए, मुझे एक बात बताना, ये देखना अपने पास, यहां देखो, यहां देखना। अब मैं ऐसा लिख देता हूं, ये देखो, अब मैं सीधा फॉर्मूला लिखता हूं, समझना कैसे लिखा मैंने। ये देखो, न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा? +ZE होगा। बाहर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। बाहर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। देखना अपने पास, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो R लिखूं। इधर कौन सा फोर्स लगेगा? कुलंबिक फोर्स लगेगा। कुलंबिक फोर्स कितना लगेगा? K। सर कितना चार्ज है इधर? +Z इंटू ई। इधर क्या है? -E/r² लिख सकता हूं। K Q1 Q2/r² लिख सकता हूं, एंड दैट इज इक्वल्स टू mv²/r लिख सकता हूं। देख लो सर, इसी का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन लिख सकता हूं। एक्चुअली बस ये लिखने के लिए आपको इतना कुछ बताया, ये लिखने के लिए आपको इतना कुछ बताया। सर न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा? एटॉमिक नंबर इंटू प्रोटॉन का चार्ज, Z इंटू ई। और ये कितना चार्ज होगा? E-। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R ले लिया, तो फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2/r², और ये क्या हो जाएगा? mv²/r। ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, हो जाएगा। तो पहला पोस्टुलेट तो बहुत सिंपल था। सेकंड पोस्टुलेट में हमारे पास बोर्स ने क्या किया? फॉर्मूला लगाना शुरू कर दिया। बोर्स ने क्या किया? फॉर्मूला लगाना शुरू कर दिया। बोर्स ने क्या किया? फॉर्मूला लगाना शुरू कर दिया। भाई ये जो होता है ना, तुझे बोला था ना, ये एप्साइलम नॉट बोलते हैं इसको, एप्साइलम नॉट। ये जब फिजिक्स में आएगा ना तो मिल जाएगा, ये सब कुछ फिजिक्स में आएगा, टेंशन मत लो, जब वो फिजिक्स में आएगा आपको पता चलेगा। अभी के लिए बस ये जान जाओ 4 पाई एप्साइलम नॉट, के की वैल्यू कितनी होती? इतनी होती है। ठीक है, हाँ अब देख लो, ये आ गया, पहला पोस्टुलेट हो गया, दूसरा पोस्टुलेट हो गया। दूसरे पोस्टुलेट के लिए हमने क्या किया? पॉइंट्स लिख लिए। मुझे ये पता चल गया किसी न्यूक्लियस पे इतना चार्ज होता है और इसके अंदर ये चीजें होती हैं। तीसरा पोस्टुलेट देखो, ये दो तो उसने कहां से टेप दिए? ये दो उसने कहां से चीटिंग करी? ये दोनों चीटिंग करी कहां से? उसने रदरफोर्ड से। रदरफोर्ड से चीटिंग करी और यहां पे बस एक मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख दिया। तीसरा फॉर्मूला देख लो, तीसरा फॉर्मूला क्या किया जाता है? तीसरा फॉर्मूला क्या किया जाता है? तो तीसरा फॉर्मूला ये है। थर्ड पोस्टुलेट क्या किया गया? ये तुक्का था, याद रखना, ये तुक्का बहुत लेट प्रूफ करेगा वो। उसने क्या बोला कि सर अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा, उसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा, एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा। एंगुलर मोमेंटम जो होगा इलेक्ट्रॉन का वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2 के, वेयर n इज इंटीगर, मतलब 1 2 3 4 5 डैश 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 ऐसे चलेगा। हमेशा एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा? NH/2 के। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? NH/2 के। मतलब यहां से एक रिलेशन और आ गया, mvr/r
mvr इज nh अपॉन 2 पाई। आगे जाके हमें पता चल जाएगा n को ही क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिट। अभी थोड़ी देर बाद ही हमें पता चलना शुरू होगा n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। याद रखना, जिसको इंटीग्रल मल्टीपल बोलते हैं ना, उसी को इंटीग्रल मल्टीपल, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, डिस्क्रीट मल्टीपल। डिस्क्रीट मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे होता है। डिस्क्रीट मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5। डिस्क्रीट मतलब 1 2 3 4 5। तो ये ध्यान रखना। थर्ड पोस्टुलेट क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा कौन सी जगह रिवॉल्व करते हैं, उस ऑर्बिट में, जिस ऑर्बिट में होंगे उसी के इंटीग्रल मल्टीपल। एंगुलर मोमेंटम जो होगा NH अपॉन 2 पाई के। n क्या है, नंबर ऑफ। h क्या होता है भाई, h क्या होता है, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम बेटा, मोमेंटम का बड़ा भाई। एंगुलर मोमेंटम जो आप ऐसे ऐसे रेडियस पे घूमोगे तो ये क्या लगेगा, एक वेलोसिटी से एंगुलर मोमेंटम। mvr एक एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। तो ये चीजें होंगी। थर्ड पोस्टुलेट देख लो, ये तुक्का था, इसका कोई लॉजिक नहीं था, इसने बस एक तुक्का मारा, और इसको आगे जाके हम प्रूफ करेंगे। जब आगे जाके एक डी ब्रॉगली करके आएगा, वो प्रूफ करेगा कि हाँ सर ये चीज ऐसे सही है या गलत है। उसने बस ऐसे ही मान लिया कि ऐसा होता है। बोर्स का देखो कॉन्फिडेंस, देखो उसने पहले 2 पोस्टुलेट कहां से उठाए, उसने पहले 2 पोस्टुलेट कहां से उठाए, उसने पहले 2 पोस्टुलेट उठाए कहां से, रदरफोर्ड से। तीसरा पोस्टुलेट उसने हवा में मान लिया। तीसरा पोस्टुलेट क्या किया, हवा में मान लिया। और अब उसने बात करी, याद करो रदरफोर्ड का मॉडल क्यों फेल हुआ था। रदरफोर्ड का मॉडल इसलिए फेल हुआ था बिकॉज उसके हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, याद करो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो धीरे धीरे क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा। और एनर्जी लूज करके कहां चला जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। एनर्जी लूज करके कहां चला जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। एनर्जी लूज करके कहां चला जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। पक्का। तो रदरफोर्ड की इसी गलती के कारण बर्बाद हुआ था। तो बोर्स ने बहुत चालाकी करी। बोर्स ने बोला सुनो सुनो ऐसा नहीं करेंगे। बोर्स ने क्या किया, पहले 2 मैथमेटिकल पोस्टुलेट मान लिए, पहले 2 मैथमेटिकल पोस्टुलेट मान लिए, और अब 2 क्या किए उसने, थोड़े से इमेजिनेशन कर लिए। उसने बोला देखो भाई ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी नहीं होती। इलेक्ट्रॉन ऐसे ही एनर्जी हवा में नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन जो होगा ना, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या करेगा, देखना बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाएगा। इसने क्या किया, इसने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होगा ना ये रास्ते की एनर्जी होगी। मतलब जैसे तुम मान लो ग्राउंड फ्लोर पे हो तो ग्राउंड फ्लोर की एनर्जी अलग है, ऊपर गए तो एनर्जी अलग होगी, ऊपर गए तो एनर्जी अलग होगी, इसके ऊपर गए तो एनर्जी होगी। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं होती। उसने बोला इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी नहीं होती, ऑर्बिट की एनर्जी होती है। बोर्स बहुत चालाक था, उसने बोला इलेक्ट्रॉन को नहीं फंसाना, वो ऑर्बिट को फंसा देते हैं। ये देखना फोर्थ पोस्टुलेट क्या बोलता है। इसने क्या बोला कि सर ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व आर नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट्स। क्यों, बिकॉज इनकी एनर्जी क्या होती है, इन ऑर्बिट्स की एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट। आप सबने ये पढ़ा है, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ओ सेल, आप सबने ये 1 2 3 नंबर पढ़ा है। देखो हर एक की अपनी अपनी एनर्जी आ जाएगी, हर एक की अपनी अपनी एनर्जी आ जाएगी। E1 इसका एनर्जी, E2 इसका एनर्जी, E3 इसका एनर्जी, E4 इसका एनर्जी, E5। बोर्स बहुत चालाक इंसान था। उसने बोला भाई साहब मैं क्या करूंगा, मैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का जिक्र नहीं करूंगा। मैं तुम्हें, जैसे अब तुम्हारी बात करूं, तुम्हारा क्या है, तुमसे कोई बोले कि तुम सर क्या कर रहे हो, सर मैं पहली क्लास में हूं, फिर दूसरी क्लास में जाऊंगा, फिर तीसरी क्लास में जाऊंगा, फिर चौथी क्लास में जाऊंगा, फिर 5th क्लास में जाऊंगा। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी उसने क्या बोला, उसने बोला इलेक्ट्रॉन्स की अपनी खुद की एनर्जी नहीं होती, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी खुद की नहीं होती, वो ऑर्बिट की एनर्जी होती है। E1 E2 E3 E4 ऐसे ऑर्बिट की एनर्जी होती है। हर एक ऑर्बिट की, 5th पोस्टुलेट देख लो, हर एक ऑर्बिट की अपनी अपनी क्या होगी, 5th पोस्टुलेट देखो। उसने क्या बोला कि हर एक ऑर्बिट की अपनी अपनी अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, जिसको हम लोग आगे जाके पढ़ लेंगे कि सर ये क्या है, ये के सेल, एल सेल, एम सेल, एन ओ सेल। तो जो रदरफोर्ड ने था, जो रदरफोर्ड ने गलती करी, उसी को सही किसने किया, बोर्स मॉडल ने। बोर्स ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी है ही नहीं ना, तो आप ये रदरफोर्ड वाला मॉडल इस पे लगा ही नहीं सकते, रदरफोर्ड का ड्रॉबैक फेल हो जाएगा। रदरफोर्ड ने बोला इलेक्ट्रॉन की खुद की एनर्जी नहीं, उसने बोला रास्ते की एनर्जी है, रास्ते की एनर्जी है। मतलब आप इंडिया के इस रास्ते पे चलोगे तो इतनी एनर्जी होगी, उस रास्ते पे चलोगे तो उतनी एनर्जी होगी। तो वही वाली चीजें कि भाई उसने बोला इस ऑर्बिट में रहोगे तो ये एनर्जी होगी, इस ऑर्बिट में रहोगे तो ये एनर्जी होगी, इस ऑर्बिट में रहोगे तो ये एनर्जी होगी। तो एनर्जी वाइज उसने बात कर दी कि सर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास। उसने बोला भाई जैसे ट्रेन में बैठते हो तो ट्रेन में क्या है, ट्रेन में अलग अलग कैटेगरी बनी है ना, कि फर्स्ट एसी का किराया ऐसा, थर्ड एसी का किराया ऐसा, फोर्थ एसी मतलब सेकंड ईयर का ऐसा, वही वाली चीज है। तो यहां पे भी उसने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं होती, ऑर्बिट्स की एनर्जी होती है। और लास्ट पॉइंट उसने, लोगों ने बोला तो भाई
ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन और लूज कैसे करेगा? सर लास्ट पोस्टुलेट देख लो, लास्ट पोस्टुलेट देख लो, फिर क्लास एंड करेंगे। लास्ट पोस्टुलेट देख लो और कल बेटा पढ़ के आना, क्योंकि कल इसी का एप्लीकेशन पार्ट आएगा, कल इसी का एप्लीकेशन पार्ट आएगा। तो प्लीज बेटा ये सारा कुछ पढ़ के आना, कल इसी का एप्लीकेशन पार्ट फिर कल मिलेगा, ठीक है ना। उम्मीद करेंगे कि हाँ भाई पढ़ के आओगे, बाकी इस उम्मीद पे हम कायम है। देखते लास्ट पोस्टुलेट देखना, लास्ट पोस्टुलेट क्या बोलता है। लास्ट पोस्टुलेट क्या बोलता है? उसने बोला कि सिक्स पोस्टुलेट क्या बोलता है हमारे पास कि सर इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब या लूज कब करता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब और लूज कब करता है, सिर्फ और सिर्फ तभी करेगा जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे जाएगा। मतलब मान लो, एक मिनट देखना, इसकी एनर्जी तुमने कितनी रख रखी है? 100 जूल रख रखी है। इसकी एनर्जी कितनी रख रखी है? 200 जूल रख रखी है। एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे है तो उसके अंदर कितनी एनर्जी है? 200। अगर वो यहां आएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एनर्जी क्या करेगा? लूज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी यहां क्या करेगा? लॉस ऑफ एनर्जी करेगा। देख लो, उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज और गेन कब करता है? सर जब वो क्या करेगा, एक एनर्जी इस लेवल से दूसरे एनर्जी, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, तभी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एनर्जी लूज या गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन एनर्जी कभी एनर्जी मतलब ऊपर से नीचे आएगा तो लॉस करेगा। अब उल्टा कोई चला जाए, अगर कोई उल्टा चला जाए, मतलब इसी लाइन को अगर आगे बना दूं मैं, इसी लाइन को अगर आगे बना देता हूं मैं, इसी लाइन को आगे, अगर यही चीज ऐसा हो जाए कि यहां से इलेक्ट्रॉन कहां चला जाए? यहां चला जाए, तो इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या करेगा? गेन ऑफ एनर्जी करेगा, गेन ऑफ एनर्जी करेगा। और गेन ऑफ एनर्जी कितनी होगी? सर पहले कितना होगा? लॉस ऑफ एनर्जी कितने का गेन करेगा? 100 जूल का। यहां से यहां जाएगा तो 100 जूल का, इधर से इधर आएगा तो लॉस कितने करेगा? 100 जूल का। तो उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ही एनर्जी लूज नहीं करता। ध्यान सुनना, जो रदरफोर्ड ने बोला था ना, उसको सही करने का काम किसने किया? बोर्स ने। बोर्स ने 3-4 एजम्पशन लिए, 3-4 एजम्पशन लिए, प्लीज फटाफट देख लो 3-4 एजम्पशन लिए। क्या क्या एजम्पशंस लिए ये देख लो अपने पास। 3-4 एजम्पशंस लिए, क्या क्या एजम्पशंस लिए ये देख लेना। क्या एजम्पशंस लिए ये देखो। क्या लिया कि सर एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है, जो रदरफोर्ड ने बोला। फिर उसने बोला कि सर जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर जो अंदर का फोर्स लगता है उसको बैलेंस कौन करता है? जो कुलंबिक फोर्स लगता है उसको बैलेंस कौन करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो कुलंबिक फोर्स होता है उसको बैलेंस कौन करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सेकंड पोस्टुलेट आ गया। फिर उसने बोला कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है, ये इसका तुक्का था, इसने बोला कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा किसके इक्वल होगा? NH/2 के। हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा H/2 के। सर MVR इज इक्वल्स टू NH/2, MVR इज इक्वल्स टू NH/2। और फिर उसने क्या मान लिया कि सर कभी भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की नहीं होती, एनर्जी किसकी होती है? ऑर्बिट की। ऑर्बिट की एनर्जी होगी। इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जंप मारेगा या इधर से उधर जाएगा, तभी क्या होगा? तभी क्या होगा? वो एनर्जी लूज या गेन करने वाला है। एनर्जी तभी वो लूज या गेन करने वाला है। इलेक्ट्रॉन ऐसी हवा में एनर्जी लूज या गेन नहीं करने वाला। इलेक्ट्रॉन हमेशा हवा में एनर्जी लूज या गेन नहीं करने वाला। तो ये 6 पोस्टुलेट्स थे, ये 6 पोस्टुलेट्स हैं, 2 फॉर्मूलाज हैं, 6 पोस्टुलेट्स हैं और 2 फॉर्मूलाज हैं जिनके ऊपर हम सारा कुछ पढ़ेंगे। कल हमने यही चीजें स्टार्ट करनी है, कल हमें यही सब चीजें स्टार्ट करनी है। 2 फॉर्मूलाज हैं और 6 पोस्टुलेट्स हैं। 2 फॉर्मूलाज और 6 पोस्टुलेट्स के ऊपर ही हम सारी डेरिवेशन कल करने वाले हैं। आई होप सब लोग यहां तक सब कुछ पढ़ के आएंगे। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का क्वेश्चन डीपीपी सॉल्व करके आएंगे। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का क्वेश्चन डीपीपी सॉल्व करके आएंगे। आज आपको मॉड्यूल का भी होमवर्क मिल जाएगा, मॉड्यूल का भी होमवर्क मिल जाएगा। ट्राई करना कि बेटा कल एप्लीकेशंस ऑफ बोर्स मॉडल कल मिलने वाला है। बोर्स मॉडल की एप्लीकेशंस आने वाली हैं। आज जो फिजिक्स के छोटे छोटे फॉर्मूलाज कराए उनको रिवाइज करो और थोड़ा सा कोशिश करो कि पढ़ना शुरू किया जाए, क्योंकि असली प्रॉब्लम यही है कि एक तो बहुत सारे लोगों का बैकलॉग क्रिएट हो गया है, दूसरा भाई पढ़ाई करना भी आप ही का काम है एज अ टीचर्स। मतलब वही बात है कि अब कुछ बोलूँ फिर उसका तुम वो अलग तरीके से सोचो। सिंपल सी बातें हैं, कुछ सिंपल सी चीज़ें हैं कि भाई टीचर्स जितनी मेहनत कर रहे हैं आप भी उतना ही मेहनत करो, घर पे जाकर रिवाइज करो, तभी चीज़ें आसान होंगी, अदरवाइज हमेशा डिफिकल्ट रहेगा। पढ़ के आइए ताकि आप भी इंटरेस्ट ले पाएँ, आप भी चीज़ें पढ़ पाएँ। सिर्फ और सिर्फ बैच देखने से, टीचर्स को देखने से सिलेक्शन नहीं होगा। इतना पता है जितना सिलेक्शन होगा वो बच्चा कर लेगा। जो पढ़ रहा है वो हमेशा कर रहा है, और जो लोग पढ़ रहे हैं, जो स्पैमर्स हैं, उनको तो चलो ठीक है, लेकिन जो पढ़ रहे हैं प्लीज़ बेटा अपना फीडबैक, अपने कमेंट्स बताते जाना। कल से फिर से केबीडी आने वाला है, कौन बनेगा डॉक्टर कल फिर आएगा, इन्हीं सारे क्वेश्चंस के ऊपर, इन्हीं सारी छोटे छोटे वैल्यूज के ऊपर, ठीक है ना। ट्राई करना यार कि अपने अंदर पॉजिटिविटी बना के रखी जाए।
चीज़ों को रिलेट किया जाए, प्रैक्टिस किया जाए। और जहाँ पे कोई टीचर बोल रहा है, जैसे मैंने बोला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा, इस चैप्टर के एंड में पढ़ाऊंगा, तो भैया मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा, इस पे भरोसा रखो। ऐसा नहीं कि अरे सर नहीं सर आपने छोड़ दिया। ऑब्वियस है आज के टाइम पे एनटीए ने उसको हटा दिया है, केमिस्ट्री से हटा दिया है, फिजिक्स में डाल दिया है, क्वेश्चंस नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाऊंगा, मैंने मना नहीं करा, मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन उसको लास्ट में पढ़ाऊंगा। ओके, तो सर ट्रस्ट रखो, चीज़ों को सही करने की कोशिश करो, आज का डीपीपी जाके अटेम्प्ट करो, मजे लो डीपी के, टेंशन फ्री अपना काम करते रहो। अगली क्लास में मिलेंगे बोर्स मॉडल के साथ, और कल बोर्स मॉडल में बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने वाले हैं, तो ट्राई करना अगली क्लास में पढ़ के आए पक्का। चलो सब लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय बाय। यहाँ होमवर्क लिख दूंगा मैं, उसकी टेंशन मत लीजिए। ओके बाय बाय, थैंक यू।